अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीन। भली करे आया जी आया नू वशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। तो जनाब नया दिन है, बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं और बड़े खाबे हम सब ने भी खाए हैं। तो ये खाबों वाला टॉपिक आज सबसे ज़्यादा मेन होगा क्योंकि ज़ाहिर है ईद पे तो हमने खाने ही खाए हैं। तो उम्मीद है सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी ईद बहुत अच्छी गुजरी, खाने पीने में गुजरी है, सिर्फ मज़े मज़े के पकवान हमने खाए और इंशाल्लाह आगे आने वाले कुछ दिनों तक हम खाते भी रहेंगे। लेकिन ये बात बेहद ज़रूरी है कि कुर्बानी का गोश्त कब तक महफूज किया जा सकता है, यानी कि मटन है या बीफ है, उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, ये आज हम अपने प्रोग्राम में जानेंगे। बिल्कुल। और साथ ये भी जानेंगे कि इस गोश्त को आप हाज़म कैसे करें, यानी कि उनके साथ हमें कौन सी ड्रिंक्स जो हैं लेनी चाहिए, इस पे भी आज हम बात करेंगे। अच्छा जी, जब हम बात करते हैं ना गोश्त की, तो हम ये कहते हैं कि अच्छा गोश्त खा लिया, आपकी बॉडी ने इतना इंटेक कर लिया, लेकिन अब आपको फिट भी रहना है। लाइक आपने चांपे खा ली, बिरयानी खा ली, पुलाव खा लिया, कबाब खा लिए, लेकिन आप फिट कैसे रहेंगे? और आपको घर में भी रहना है। घर में भी रहना है, आप चाहते जी घर में रहते हुए आप फिट रहें। तो इसका हमने आसान सा हल निकालिए। आज हम आपको ऐसी ऐसी आसान एक्सरसाइज बताएंगे कि आप घर में इजीली चेयर पर बैठ के वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। और जनाब अली, बारिश का क्या सीन है कराची में और मुल्क भर में, इस पे भी हम बात करेंगे। जी हाँ जी, प्रोग्राम में आज हम आपको एक ऐसी आर्टिस्ट से मिलवाएंगे जिनके हाथों में मैजिक है। वो क्या करती हैं, ये मैजिक किस चीज़ का है, ये आपको प्रोग्राम में आगे चल के बताएंगे। और पाकिस्तान श्रीलंका टेस्ट सीरीज़ ये भी शुरू होने जा रही है हफ्ते से, तो फिर क्या उम्मीदें हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस है, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जैसा कि महक ने अभी आपको बताया कि टिक्के, कढ़ाई गोश्त और बारबेक्यू एंड ईच एंड एवरीथिंग खाया है तीनों दिन फैसल? जो सबने खाया, जाहिर सी बात है। चिकन मतलब, मैंने क्या नहीं खाया वो बता देता हूँ। चिकन नहीं खाया? चिकन नहीं खाई। अच्छा, मैंने आप यकीन करें ईद के 3 दिनों में दालें भी खाई हैं, क्योंकि मैं बीफ नहीं खाती, सो लिहाजा मैंने मटन तो खाया ही खाया, लेकिन मैंने दालें भी खाई। ये आपने बहुत अच्छी बात। हाँ, मतलब मुझे बड़ा अच्छा, अब ये बड़ा ज़रूरी है जानना कि भाई अगर आप बीफ खा रहे हैं या मटन खा रहे हैं या चिकन खा रहे हैं, दालों का भी इंटेक साथ रखना चाहिए या पूरा ध्यान सिर्फ बीफ या मटन पे देना चाहिए? डॉक्टर महक ने आपको बहुत अच्छी बात बताई। नहीं, खैर मैं ये सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी, मैं पूछूंगी। हाँ। होता ये कि टिक्कों पे, बोटियों पे बहुत ज़्यादा मसाला लगा होता है, और ये जो मसाला होता है, ये जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए बड़ा नुकसानदेह होता है। सो इन दिनों में हम ये करते हैं जी, गोश्त को अपने फ्रीज़र में बिल्कुल भर के रख लेते हैं और फिर क्या करते हैं कि उस गोश्त को निकालते हैं और जब वो उसकी बर्फ़ पिघल जाती है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि भाई जब गोश्त एक दफ़ा बाहर निकल जाता है फ्रीज़र से, क्या आप उसको दोबारा से डीप फ्रीज़र में रख सकते हैं या फिर आपको वो पूरा गोश्त ही पकाना है? तो वैसे ये चंद सवाल आते हैं जो यकीनन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके जहनों में भी होंगे। तो अब इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट आयशा अब्बास। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो ईद मुबारक। गुज़श्ता ईद मुबारक। या हम बिलेटेड क्यों कहते हैं यार, मतलब ईद मुबारक। ईद है तो है, ईद तो ईद है। मुझे लगता है जिस दिन खवातीन प्यारी लगती हैं वो हर दिन ईद है। माशाल्लाह, है ना फैसल? जैसे आप लग रही हैं। नहीं। तो ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी हैं आप आयशा? खैरियत से हैं? ओके आयशा, आज का मौजू, हम जाहिर सी बात है कुर्बानी करते हैं और उसके बाद हिस्सा वगैरह निकालने के बाद अब अपने फ्रीज़र में हमने फ्रीज़ कर लिया। अब वो लोग इतने अरसे तक उसको समझते हैं कि बस हमने कर लिया, पूरा साल इसी पे निकालना है। क्या शेल्फ लाइफ होती है अगर आप गोश्त को रखते हैं, ख्वाह वो मटन हो या फिर बीफ हो? देखें, अगर कुक्ड की बात करते हैं, ठीक है, तो हमने अगर बना के रखा है उसको तो 2 दिन के अंदर हम उसको इस्तेमाल कर लें तो ये बहुत बेहतर होता है। और अगर हम उसको पैक करके रखते हैं तो उसके जो पैकेट्स हैं वो बिल्कुल सील पैक हों, सही तरीके से हम उसको उसके अंदर रखें फ्रीज़र में और 2 महीने तक उसको रखें। रहा ये सवाल कि ईद से पहले लोग जाते हैं और फ्रीज़र्स की मांग बहुत बढ़ जाती है, मार्केट से फ्रीज़र्स ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं और कई अगर फ्रीज़र्स को खोला जाए और पूरे पूरे बकरे और गायें उसमें पड़ी हुई नज़र आएँ और 6-6 महीने और साल रखा जाए तो ये ना करें, क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू चीज़ों की ख़त्म हो जाती है, उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। ऐसी चीज़ इस्तेमाल करने का फ़ायदा नहीं है। और जितना उसको रखेंगे उसमें कहीं ना कहीं वो थैली भी रप्चर होगी, कहीं से बैक्टीरिया उसमें जन्म लेगा, मल्टीप्लाई करेगा और आप अपने आप को बिला वजह प्रमोट करेंगे कि आप ऐसे वायरसेस को या बैक्टीरिया को जन्म भी दें और आप उनको इनटेक भी करें। सही। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं कि ये जानना हमारी आवाम के लिए यकीनन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक दिन में
एक वीक में या आप 2 दिनों में गोश्त, चाहे वो बीफ है चाहे वो मटन है, उसका कितना इंटेक आपकी बॉडी इजीली जो है सह सकती है? देखिए उसका हिसाब आप अपने पाम के हिसाब से करें कि एक टाइम पे आप इतना पोर्शन खाएं। गोश्त का यानी मटन है या बीफ है, दोनों मटन है या बीफ है, ठीक है, क्योंकि जाहिर है उस वक्त जो भी खातून खाना बनाएंगी वो अपने हिसाब से एक पैकेट एक सालन बनाएंगी ना, वो एक पैकेट उन्होंने निकाला और वो बना लिया, चाहे वो निहारी हो चाहे वो कढ़ाई हो, वो एक सालन वो प्रिपेयर करेंगी। अगर उन्होंने बिलफर्ज 2 सालन भी प्रिपेयर किए, जब दस्तरखान लगता है या टेबल लगती है तो पूरी फैमिली खाना खाने के लिए बैठती है, तो उन्होंने अपने लिए एक पोर्शन निकाला। अगर आप उसको पाउंड्स में लेना चाहते हैं तो 1.5 पाउंड्स में करें। अब हर वक्त वेइंग मशीन लेके आप नहीं घूम रहे होते, लेकिन हाथ अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे दिए होते हैं और अल्लाह ताला का ये निज़ाम होता है। जितने लोग बड़े होते हैं माशाल्लाह, सर लंबे तो इनके हाथ भी लंबे, ठीक है। तो ये जो आपकी प्लेट है, ठीक है, आपकी प्लेट है, तो दोनों हाथ जब आपने जोड़ दिया आपके, अब आप कुदरती तौर पे आपके हाथ बड़े हैं तो आपकी प्लेट भी बड़ी होगी। अगर आपको रोटी का साइज मालूम करना है तो आप अपना हाथ यूं फैलाइए तो आपकी रोटी इस तरीके की हो गई। मैं छोटा बंदा, मेरी रोटी ऐसे हो गई। मुझे गोश्त कितना लेना है तो ये मेरा पाम है तो मुझे इतना लेना है। आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो अल्लाह ताला ने आपका हाथ बड़ा रखा है, बहुत अच्छी तो आप हर जगह पे वेइंग मशीन लेके नहीं घूम सकते। ना हमारी गरीब आवाम हर वक्त मेजर करेगी, इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं होती, तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ के लिए एक सोल्यूशन दी। अच्छा, एक और मसला जो हमारे मुल्क में, बल्कि हमारे शहर में सबसे बड़ा है, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। अब होता ये है कि जी अपने फ्रीज़र में गोश्त तो रखा हुआ है और हम ये सुकून से बैठ गए कि जी चलो हो गया काम, 2 महीने ही सही हो गया काम। अब उसमें लाइट जा रही है, वो होता क्या है कि उसकी जो बर्फ़ है वो पिघलती है, फिर दोबारा से वो जमता है, फिर दोबारा बर्फ़ पिघलती है। इसका कोई इम्पैक्ट होता है उसमें? देखिए इसका बहुत इम्पैक्ट होता है। एक तो ये होता है कि जो फ्रीज़र्स हैं उसमें हम लोगों को तो ये होता है ना कि हम बर्फ़ को कोशिश ये कर रहे होते हैं कि ना वो रखें, तो बर्फ़ जितनी उसमें जमा है ना, इन दिनों में इलेक्ट्रिसिटी अगर लंबे ड्यूरेशन को जा रही है, वैसे तो 1-1 घंटे को जा रही है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितनी बर्फ़ पिघल जाती है वो उसमें सेफ़ रहता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ड्यूरेशन जो जा रही है वो 1-1 घंटे की है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो बर्फ़ पिघलती है, वो ठीक रहता है। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो जाता है कि वो ज़्यादा ड्यूरेशन को जाती है तो वो एक मसला है, तो आप इतनी ज़्यादा क्वांटिटी को, वही मैं बार बार कह रही हूँ कि नहीं रखें, वो आपके लिए बहुत डेंजरस पड़ जाता है। अगर आपको उसकी डिस्कलरेशन नज़र आती है, 3 उसकी निशानी है। अगर डिस्कलरेशन कहीं से भी नज़र आती है ग्रीन कलर में, ठीक है, अगर वो स्मेली मौजूद होता है, और अगर आपके प्लास्टिक की थैली आपको महसूस होता है कि किसी भी जगह से टॉन है, ज़िंदगी और सेहत से बड़ी हुई कोई भी ज़्यादा चीज़ नहीं है, आप प्लीज़ ऐसे गोश्त को इस्तेमाल ना करें। सही। आयशा, हमारे यहाँ बकरीद का मतलब बारबेक्यू, अब उसमें मैं चाहूँगा कि हमने फ्रोज़न की तो बात की, कुछ हमारे लोग बड़ा शौक़ होता है उन्हें, यार क्रिस्पी बना दो, इसको बिल्कुल क्रिस्प कर दो। इस हद तक चले जाते हैं हम कि वो नीचे कोयला और ऊपर सीख पे कोयला, और उसका डिफरेंस ही पता नहीं चल रहा होता, वो गोश्त भी कोयला कर चुके होते हैं। इसका मुझे बताएं कि कितना ज़्यादा नुकसान है। इसमें रिलीज़ होते हैं नाइट्रोजामाइन, और नाइट्रोजामाइंस दे आर डेफिनेटली कार्सिनोजेनिक। इसका इतना बड़ा नुकसान, यानी कि कैंसर। आप कैंसर, आप इसको नेट पे खोलें, कहीं पे भी देख लें, बारबेक्यू आप घर में बनाएं, जाएं, बारबेक्यू पार्टीज़ मेरे अपने घर में होनी है, मैं ख़ुद बारबेक्यू बनाती हूँ, ऐसा मसला नहीं है। आपने मेहमानों को बुलाना है, बारबेक्यू करना है, लेकिन गोश्त को जो है ना, पहली बात तो ये कि आप हाफ़ डन करके रखें। मैं इस बात में बिलीव करती हूँ कि हम मसाला लगा के और उसको, उसमें क्या होता है कि क्रिस्प करने के चक्कर में हम उसको कोयले से तो जला देते हैं, लेकिन वो अंदर से जो है वो कच्चा रहता है और उसका हम इनटेक कर देते हैं, वो आपके हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि गोश्त को प्रॉपर्ली कुक करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाई हीट के ऊपर, ताकि वो प्रॉपर्ली कुक तो उसके बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए। दूसरी बात यह है कि जब उसको फ्रीज़ करना है तो उसका टेम्परेचर वो बहुत कम होना चाहिए, ठीक है, वरना बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है। ये 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके पास गोश्त, सब्जियां, अंडे, ये 3 चीज़ें एक साथ आ चुकी हैं, तो इन तीनों की कैबिनेट्स के अंदर पोर्शंस अलग होंगे। अंडे अलहदा रखे जाएंगे, चिकन की सफाई सुथराई वो अलहदा होगी, वो अलहदा रखा जाएगा, सब्जियां अलहदा होंगी, दालें अलहदा होंगी, इनको आप मिक्स नहीं करेंगे। बारबेक्यू का जो आपका क्वेश्चन है वो यही होगा कि क्रिस्प करने के चक्कर में आप उसको ना इतना जला दें
कि वो बिल्कुल ही तबाह और बर्बाद हो जाए और उसके बाद आप खुद इसके अंदर ऐसी नाइट्रोजामाइंस प्रोड्यूस करें कि वो इतना ज़्यादा कार्सिनोजेनिक हो जाए। दूसरी बात है कि वो जला हुआ मज़ा देता भी नहीं, कड़वा हो जाता है ना, कड़वा हो जाता है। अगर आप उसको हाफ डन करके रख लें, जैसे कि मैंने बताया, हल्का सा स्टीम देके और मसाला लगा के, और उसके बाद आप उसको बारबेक्यू करें तो तब भी बहुत अच्छा बन जाता है। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोगों का ये होता है जी कलेजी अब आप खा लें, अब आप अब आप ब्रेन खा लें, तो मुझे ये बताएं कि स्पेशली वो लोग जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए चीज़ कितनी नुकसानदेह होती है, क्योंकि ईद पे कोई हाथ तो रोकता नहीं है, जो प्लेट में आ रहा होता है बस खाने का वो होता है। देखिए, खानी तो ये चीज़ें ज़रूर चाहिए और ज़ाहिरी बात है कि आप कुर्बानी करते हैं, लेकिन हार्ट पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स, उसके अलावा वो पेशेंट जो ऑलरेडी ओवरवेट हैं या मोटापे का शिकार हैं और जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको पेट के अमराज हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, उनको इन तमाम तर चीज़ों से परहेज़ करने की ज़रूरत है। लेकिन जो हमारी यंग जनरेशन है, जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं, जिनको हाइट अपनी बढ़ानी है, जो अंडरवेट लोग हैं, वो ऑर्गन मीट का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसमें बहुत ताकत होती है, इसमें सैचुरेटेड फ़ैट होती है और इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। विटामिन B12 है, इसमें आयरन है, इसमें जिंक है, बालों के लिए, स्किन के लिए, ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो मैंने अमराज बताए हैं, ये पूरी लिस्ट है, ये वाले लोग इससे बिल्कुल परहेज़ करें। और फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, वो लोग जो कि औलाद की ख्वाहिशमंद अफराद हैं और बहुत अरसे से इसके लिए दुआगो हैं, वो ऑर्गन मीट का इस्तेमाल मर्द और ख़वातीन दोनों ज़रूर करें। स्पेशली ये भी जो ख़वातीन एक्सपेक्ट करने कि उस पे आती हैं तो उनको कहते हैं कलेजी जो है वो ज़रूर करें। अच्छा, स्पेशली हमारे यहाँ ख़वातीन को रोक दिया जाता है गरम और ठंडा, हाँ गरम चीज़ें और ठंडी चीज़ें, ओह माय गॉड प्लीज़। और स्पेशली मैं घर के बुज़ुर्गों का बहुत एहतराम करती हूँ क्योंकि वही हमें हर चीज़ गाइड करते हैं। गरम और ठंडे का हमारे यहाँ हर औरत जिसका मैं हीमोग्लोबिन टेस्ट कराती हूँ वो कम आता है, वही औरत एग्जाइटी का शिकार है, वही स्ट्रेस का शिकार है, वो बात बेबात पे अपने बच्चों को डांटती है, शौहर से ढकढक करती है। क्यों करती है? उसका हीमोग्लोबिन कम है, उसका कभी कोई टेस्ट नहीं कराता। प्लीज़ उसको कलेजी खाने की, गोश्त खाने की ज़रूरत है ताकि उसका आयरन लेवल बेहतर हो और ख़ुद ब खुद उसका मिजाज अच्छा होगा, आपके घर का पूरा माहौल चेंज हो जाता है। और बिल्कुल आयशा, हम ये देखते हैं कि जो ख़वातीन ये नहीं खाती, फिर एट द एंड उनके साथ होता ये 8th या 9th मंथ में उनको ड्रिप्स लग रही होती हैं, आयरन के लिए उनको इमरजेंसी में उनको लेके भागा जाता है। ब्लेम बेचारे हस्बैंड को भी देते हैं, लॉस को भी। और फिर ज़्यादा ख़वातीन को भी होता है कि इसने खाया क्यों नहीं, भाई घर में तो सब कुछ मौजूद। अच्छा, फिर उस वक्त बेचारी ब्लेम खातून को होता है कि हमने तो सब कुछ दिया था, इसने नहीं खाया, इसने नहीं खाया। आयशा, थैंक यू सो मच, आप मौजूद थी। और भाई बड़ा ज़रूरी है, खाए पिए इंजॉय ज़रूर करें, बट अगेन फैसल वही बात है कि भाई वॉक करें, अपना ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, एतदाल के साथ खाएं। और अभी लेंगे ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मजीद इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ रहिए। एक बार फिर नया दिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। ईद अभी गुजरी है और खाया पिया है खूब। अब जितना खा लिया है उसे हज़म किस तरह किया जाए। गोश्त खाने के बाद कौन से वो ऐसे मशरूबात हैं जिनको आप पी सकते हैं जो कि आपके लिए ना सिर्फ बकरीद के बाद बल्कि आम दिनों में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अच्छा, ये जो आपने आज पूरा सजा लिया है, ये पहले तो ये बताइए है क्या क्या ये? एक तो मुझे इसमें मोरिंगा लग रहा है। नहीं, मोरिंगा नहीं है इसमें। एक हमने पुदीना रखा है, अनारदाना रखा है, सना मक्की रखी है और अजवाइन रखा है, 4 चीज़ें। और ये क्या है? ये ग्रीन, ये ग्रीन इनका पाउडर है। ये ओके, ये साबुत हैं, ये पाउडर है। अच्छा, तो इससे पहले कि मैं आपसे ये पूछूं कि जी आप क्या बनाने जा रहे हैं, ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है ना? ये हर पंसार की दुकान पे भी मिल जाता है आजकल। तो ये चीज़ें परचून की दुकान पे भी मिल जाता है, लेकिन आप खुद से लें, पहले उसे साफ़ करें फिर पिसवाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, कौन सी जो है वो आप मशरूबात देखें, ये उन लोगों के लिए फ़ायदा क्या क्या होगा? जी बिल्कुल फैसल भाई, जो लोग आजकल बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुर्गान, बारबेक्यू, सब चीज़ें चल रही हैं और मेहमान नवाजी भी हो रही है। अब ज़ाहिर बात है बिस्यार खोरी यानी ज़्यादा खाने पीने की वजह से पेट का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है, गैसेस बनती हैं, पेट में अफारा हो रहा होता है। और बाज़ लोग एंजाइटी के पेशेंट होते हैं, जो एंजाइटी का पेशेंट होता है उसको गैसेस बहुत ज़्यादा बनती हैं, घबराहट, बेचैनी रहती है।
और ब्लड प्रेशर भी रहता है। तो एक ऐसा सफ़ूफ बनाना सिखा रहा हूँ जो कि ब्लड प्रेशर का मरीज़ भी, शुगर का मरीज़ भी, आम इंसान भी सब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम तेज़ाबियत को भी दूर करती है, मैदे की जलन, मैदे का दर्द, मुंह के जायका का जो चेंज हो जाना, पेट का फारा हो जाना या बेजहा लूज़ मोशन हो जाना, दोनों सूरत में ये काम करेगी। तो हमने ये अजवाइन है, ठीक है, इसका वज़न आप लेंगे तकरीबन 20 ग्राम, 2 चम्मच कर लें, 2 चम्मच कर लें आप। ये सना मक्की है, ठीक है, इसका वज़न भी लेंगे, तमाम चीज़ें 20-20 ग्राम लेनी है आपने। और ये देसी पुदीना है सूखा हुआ, ये इसका पाउडर है, ठीक है। और ये अनारदाना है, ठीक है, ये भी हमने 20 ग्राम लिया। 4 चीज़ें, चारों 20-20 ग्राम, 80 ग्राम बन जाता है, जो कि आपका 20 दिन का बन जाएगा। और इसके ऊपर बनाने में 100 रुपये की भी लागत नहीं आएगी, बिल्कुल, ठीक है, इंतहाई सस्ता। हर खाने के बाद आधा चाय वाला चम्मच पानी के साथ, ठीक, दिन में 2 मरतबा आप इस्तेमाल करें। गैस, कब्ज़, हवा बादी, मैदे की तेज़ाबियत और मुंह का जायका सब बेहतर हो जाएगा। एक फैसल भाई इशू होता है आजकल जो है वो वेट बढ़ रहा है लोगों का, सुबह उठते हैं तो चेहरा सूजा हुआ होता है, बिल्कुल, ये वर्म कहलाता है। कभी कपड़े लूज़ हो रहे होते हैं, कभी टाइट हो रहे होते हैं, अचानक सर्दी, अचानक गर्मी लगती है और दिमाग चलने लग जाता है, बातें ज़्यादा सोचते हैं, 1 की 4, 4 की 8 निकालते हैं, और मुंह का जायका भी कड़वा होता है। जब टेस्ट करवाने जाते हैं तो फैटी लीवर भी आ रहा होता है। तो उसको बेहतर करने के लिए और अपने वेट को कम करने के लिए, वर्म सूजन को कम करने के लिए एक चाय बनाना सिखा रहा हूँ। चाय पिएं और वज़न कम करें, ठीक है। तो आपने लेना है, ये लेमन ग्रास है, ये तो हर जगह पे मिल जाती है। ये आप 2-3 टुकड़े आप इसके डालेंगे, ठीक है। ये कितने पानी में डाल रहे हैं आप? ये तकरीबन 1.25 कप पानी में डालेंगे आप। पानी में आपने लेमन ग्रास, हम 2 कप बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये आप क्या डाल रहे हैं? जी, ये है असगर मुखी बूटी। अच्छा, इसे पंजाब में खवी के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। ये हमने तकरीबन 2 चम्मच के बराबर डाला, ठीक है। और ये है सौंफ। हाँ, सौंफ तो बहुत ही, ये हमने 1 चम्मच ये डाल दिया, ठीक है। और इसे एक जोश दे के उतारना है हमने। एक जोश देंगे, उतार लें, आपकी चाय तैयार हो गई है। 1 कप सुबह किसी भी वक्त बनाकर पिएं, 1 कप रात किसी भी वक्त बनाकर पिएं। आपको फ़ायदा ये होगा कि जैसे आप ये चाय पिएंगे, थोड़ी देर में आपको ढिकार आएगी, आपके जितनी हवाबादी पेट में रुकी हुई है वो निकल जाएगी। दूसरा ये है कि ये आस्ते आस्ते वर्म सूजन को कम करेगी आपके। आप इसे कम से कम महीना 40 दिन इस्तेमाल कर लें और अपना फैटी लीवर टेस्ट करें, आपको नुमाया फ़र्क मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये 10-12 दिन या 15 दिन पिएंगे, आप देखना आपके कपड़े कितने लूज़ होते हैं। अच्छा, ये वैसे आम डायबिटिक पेशेंट्स और वो भी ले सकते हैं? ये तमाम लोग ले सकते हैं, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है। अच्छा फैसल भाई, सबसे मेन चीज़ होती है कि आपका खुश रहना। आप जितना खुश रहेंगे, आप बीमारियों से दूर रहेंगे। बिल्कुल। अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क को भी तरक्की दे, और जो लोग इस मुल्क में हैं, अल्लाह पाक उन्हें नेकी की हिदायत दे, और अल्लाह पाक हम लोगों को सब्र दे इसको झेलने की। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ, जैसे बहुत से लोग हैं वो बहानेबाजी करते हैं, तो एक बहाना तो ये भी करते हैं कि यार क्योंकि सना मक्की जो है वो गर्म है इसलिए हम ये नहीं करेंगे इस्तेमाल, और सौंफ जो बड़ा ठंडा होता है, तासीर हमें नज़ला हो जाता है उससे। ये मैं चाहूँगा कि ज़रा इस पर भी आप बताएं लोगों को कि भाई ये इसकी तासीर अगर ऐसी है तो ये अच्छी है, आपके लिए बुरी नहीं है। फैसल भाई, अनारदाना है, ये मोतदिल है, और पुदीना है, ये ना गर्म है ना ठंडी है। सना मक्की को अगर आप गर्म कहते हैं तो ये इतनी गर्म नहीं है, अजवाइन गर्म होती है, तो इनको मिला लें, ये एक मोतदिल चीज़ बन जाती है, ना गर्म रहती है ना ठंडी रहती है, और इसे हर मौसम में हर इंसान इस्तेमाल कर सकता है। एक चीज़ याद रखिएगा, ख़वातीन में ख़ास तौर पे, अगर प्रेगनेंसी के दौरान जो है बिल्कुल कोई टोटका इस्तेमाल ना करें, सिर्फ आपकी जो लेडी डॉक्टर मशवरा देगी उस पर अमल करें, आम चीज़ों को बिल्कुल ना करें। और दूसरी चीज़, आपने देखा होगा मुँह में छाले बन रहे होते हैं, ऐसी सूरत में आपने एक आता है तबाशीर और इलायची और मिश्री, ये तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेके मिक्स कर लें, और इसकी सुबह दोपहर शाम 1-1 चुटकी मुंह में छिड़कें, और इस बगौल छिलका 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर पिएं। इंशाल्लाह ताला आपके ये मुंह के छाले भी आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा जी। एक चीज़ और है कि बलगम गले में गिरता है, आपने देखा होगा, इसकी वजह से सर दर्द होता है, कान बंद हो जाते हैं, सुस्ती काहली महसूस होती है। तो एक बूटी आती है लेवेंडर फ्लावर, जिसे इस्ते-खुद्दूस भी कहते हैं किताब हिकमत में। इसकी 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डालें, जोश दे दें, कहवा बन जाएगा। रात सोते वक्त 1 टाइम रोज़ाना पिएं। ये कुछ दिन इस्तेमाल करें, अगर माइग्रेन पेन रहता हो ये उसको भी ठीक कर देगी। चलें, अगर हम उसकी अब ज़रा, ये जनाब आली इसकी सिचुएशन ये रेडी हो गई है, ये रेडी हो गई है सर, ये रेडी हो गई है, हमारे पास इसकी छान, ये रेडी हो चुकी है। और प्लीज़ इसको ध्यान से
और ये और फैसल ये जनाब बड़ी अच्छी चीज़ है, अगर हम नाश्ते में चाय का इस्तेमाल कम करके ये कहवा अपने ब्रेकफास्ट में या लंच में या डिनर में हम कर लें, इवन आप शाम को जब मंचन करते हैं तो वो चाय को ज़रा स्किप करके आप अगर इस तरह का कहवा अगर घर में बना लेंगे, ये बड़ा ज़बरदस्त है। आपका जो इनटेक है, जो आपने गोश्त खाया है, चावल खाए हैं, या आपने इवन पराठे भी खाए हैं, या इवन हम देखते हैं कि शाम में जब स्नैक्स का टाइम होता है तो ये इजीली डाइजेस्ट कर देगा। और वो फिर बर्निंग वाला इशू, स्पेशली वो खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं उन्हें बर्निंग का बहुत इशू रहता है और मेडिसिन भी वो नहीं खा सकती। तो ये देखें, ये हमारी चाय जो है वो तैयार हो चुकी है। अच्छा, इसकी कॉस्ट जो है आपकी 100 रुपये भी नहीं आई। सोचिए पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं हम अपने, ये टेस्ट, फला टेस्ट, ढिमका टेस्ट, और इतना खर्चा देखें। 100 रुपये के अंदर अंदर आपको चाय मिल गई। आजकल तो 100 रुपये में आपको वो जो दूध पत्ती चाय है वो होटल पे नहीं मिलती, वो नहीं मिलती। और फैसल देखिए, इसकी सबसे अच्छी बात है कि आपकी किचन में बन रहा है और आप खुद बना रहे हैं हकीम साहब, सो लिहाजा आपको एतमाद है कि आपने जो अपने लिए बनाया बेहतरीन बनाया। बेहतरीन है ये। मैंने इसीलिए कहा कि एक 10-15 दिन यूज़ करें और देखिए आपके कपड़े कितने लूज होते हैं। एक इस मौसम में जिस तरीके से कुर्बानी का सीज़न चला हुआ है तो इसमें यह है कि पेट में जलन बहुत रहती है, आग लगी हुई, पाँव जलते हैं लोगों के। तो ऐसी सूरत में गोंद कतीरा, तुख्मे बलंगा और इसपगोल दाना, ये 3 चीज़ें आप अपने घर पे रख लें और इन तीनों को मिलाकर इसकी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें और सुबह निहार पेट उसे शेक करके पी लें। आप देखिएगा हाथ पाँव की जलन भी दूर होगी और पेट में जो आग लगी हुई होती है, जलन रहती है, वो भी दूर हो जाएगी। इसमें हम फॉर द टेस्ट लीमू भी लीमू मिला सकते हैं, इसमें बिल्कुल मिला सकते हैं जायके के तौर पे। तो ये आपको जो है हकीम साहब ने बताया है कि आपको अगर मुख्तलिफ मसाइल हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप भारी भारी टेस्ट करवाएं। देखें कि आपके इर्द गिर्द कितनी सस्ती चीज़ें हैं और उनको करके जी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। वेलकम बैक जनाब। और अब ज़रा हम आपको बताएं, ज़रा कराची का रुख करते हैं। और हमने देखा कि कराची एक ऐसा शहर है कि कराची के लोग बड़े इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। अब वो क्यों? क्योंकि इतनी अगर हम बात करें कि हल्की हल्की सी और इतनी सी महंगाई होती जा रही है, तो उस महंगाई में बचत का एक आसान तरीका ढूंढा। मुश्किलें इतनी पड़ी, मुश्किल आसा हो गई। अब इस मुश्किल को आसान जो है वो कैसे बनाए? बचत का आसान तरीका अपनाए कराची के एक शहरी ने, और उन्होंने क्या किया है, अपने इलाके के रहायशियों के लिए एक ऐसी सहूलत मुतारिफ़ करवा दी है जिससे इसके इलाके में रहने वाले जब चाहें फ़ायदा उठा सकते हैं। बचत का ये तरीका है क्या? पहले साद सादरी की रिपोर्ट में जानते हैं। कराची वाले स्मार्ट हो गए हैं, वक्त और पैसे की बचत के लिए नए नए रास्ते निकाल रहे हैं। हुज़ैफा शाह भी ऐसे ही एक आइडिया के खालिक हैं, जिसके जरिए उन्होंने अपने रिहायशी इलाके के लोगों को सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सस्ते सफर की सहूलत फराहम कर दी है। बस एक आइडिया ऐसे ही आया था चलते फिरते कि यार अगर किसी को पिक एंड ड्रॉप दे दें तो पर सीट मैं चार्ज कर लूँगा। मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ तो छोड़ता हुआ चला जाऊँगा किसी, और अगर किसी को कुछ मंगाना हो खाने को या कुछ भी, तो वहाँ से मैं अपने लिए ले रहा हूँ तो मैं उनको भी ऑफ़र कर दूँगा, पोस्ट कर दूँगा कि यार ये चार्जेस हैं और मैं आपके लिए लेकर आ सकता हूँ। तो मैं पोस्ट कर देता हूँ रात में कि मेरी लोकेशन जो है वो शायर फैसल है, मेरे रूट में हैदरी, KDA, डाक खाना रास्ते में, फिर उसके बाद आगा खान हॉस्पिटल, और फिर उसके बाद जो जो पॉइंट्स हैं वो मैं पोस्ट कर देता हूँ। तो अगर मैं 4 लोगों को बिठाता हूँ तो मैं 200 रुपये ले रहा हूँ सबसे, तो मेरे 800 रुपये जाते हैं छोड़ने के और 800 रुपये वापस, 1600 रुपये मेरे पर डे बन जाते हैं। इस आइडिया पर अमल दरामद में कोई रकम खर्च नहीं हुई, बल्कि सिर्फ रिहायशी सोसाइटी में रहने वालों के डेटा का इस्तेमाल किया गया है, जिससे लोगों को इजाफी पैसों के साथ बाकिफायत सफर और रोजमर्रा की अशिया मंगवाने की सहूलत भी मैसर आ गई है। मैं इस सर्विस में क्लाइंट भी हूँ और यहाँ सर्विसेज भी ऑफ़र करता हूँ। कभी मुझे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, मैं घर पे नहीं हूँ, मेरे घर वालों को ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ें इस सर्विस के ज़रिए पहुँच जाती हैं। वहाँ मैं क्लाइंट होता हूँ और सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है। जैसे मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो मैं अपना रूट डिफ़ाइन कर देता हूँ और उसके मुताबिक जो लोग जाना चाहते हैं मेरे साथ वो चले जाते हैं। इस तरह मुझे एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाती है और मेरे फ्यूल का एक्सपेंस भी कम हो जाता है। जेंट्स हजरात घर पे नहीं होते, मर्द हजरात, तो सामान मंगाना बहुत मुश्किल हो जाता है बाहर से, तो हम लोग इधर ग्रुप पे डाल देते हैं, वहाँ से कोई भी हमें मैसेज करता है और हम मंगा लेते हैं, ईजी डिलीवर हो जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तियाबी और महंगे किराए के बाइस इस सोसाइटी में पिक एंड ड्रॉप की ये मुनफरिद सर्विस तेजी से मकबूल हो रही है, जिससे मुलाजमत पेशा और घरेलू खातीन को माहाना बजट में काफी बचत हो रही है। इस सर्विस को मैंने भी अवेल किया। जैसे मैं जाती हूँ ताहिर विला
तो यहाँ से सखी हसन 5 स्टार ताज विला क्रॉस करती हुई, तो रात को मैं ये अपने ग्रुप में मैसेज डाल देती हूँ कि ये सिर्फ लेडीज़ के लिए सर्विस है। जैसे अगर आप देखें ना 300 मेरे डेली के मुझे बच रहे हैं, तो मेरा 9000 तो महीने का यही सेव हो रहा है। पहले तो ये था कि और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अवेलेबल थी, लेकिन क्योंकि अब उनकी अवेलेबिलिटी है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें मिलती हैं। लेकिन जब से ये ग्रुप आया है तो मैं यहाँ पे पोस्ट वगैरह करती हूँ, मुझे इवन अपने रूट के भी मिलते हैं काफ़ी सारे लोग, और अगर मैं लेट भी हो रही हूँ उसके बाद भी मुझे ट्रांसपोर्ट मिल जाता है। हुज़ैफा के इस आइडिया ने बचत का आसान तरीका मुतारिफ करा दिया है, जो किसी कम्युनिटी या सोसाइटी तक महदूद नहीं, बल्कि इस तरह की सर्विस शहर के किसी भी इलाके में शुरू की जा सकती है, जिससे किराए और ईंधन की बचत के साथ सड़कों पर ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को भी कम किया जा सकता है। अगर इंसान कोशिश जारी रखे तो मुश्किलात का हल निकल ही आता है। कैमरामैन इमरान खान के साथ साबरी समा, कराची। अच्छा, ये रिपोर्ट आपकी नज़रों से इसलिए भी गुजरी होगी क्योंकि इसने सोशल मीडिया पे तो रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है, और साथ साबरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ जिनका ये आइडिया है पूरा, ठीक है, हुज़ैफा शाह, उनको भी हमने आज मदऊ किया है। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर, एक तो ये कि आइडिया जो है आपका बड़ा ज़बरदस्त है। यकीनन मैं ये बिल्कुल भी नहीं पूछूंगा कैसे आया, कब आया, क्योंकि जब बिजली गई तो ये आइडिया आया होगा, जब पेट्रोल ऊपर गया तो ये आइडिया आया होगा, ऐसा ही हुआ होगा। नहीं, ऑब्वियसली जब जॉब के साथ साथ जो है कुछ ना कुछ जो है साथ में करना होता है ताकि एक साइड इनकम भी जनरेट होती रहे। लेकिन मेरे पास एडवांटेज ये था कि मैं जिस सोसाइटी में रह रहा हूँ नया नाज़ाबाद में, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन से इशू हैं थोड़े बहुत। तो मैं जब अगर एक जगह जा रहा हूँ तो मैंने सोचा इसमें कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, मेरे पास गाड़ी है, मुझे तो जाना ही अपनी मंजिल पे, तो क्यों ना मैं लोगों को लेके जाऊं और उनको भी विन विन सिचुएशन, उनको भी 200 रुपये देने में शारा फैसल तक कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही मुझे लेने में। तो इस तरीके से 800 मल्टीप्लाई बाई 2 वापस भी आना जाना होता है, तो 1600 पर डे बनाते हैं। ये मैं देखने वालों को बता दूं कि ये जो नया नाज़ाबाद से आप निकलते जब हैं और वहाँ से जब फिर आप सखी हसन तक आते हैं तो एक बड़ी ये लंबी सड़क है, ये मैं इसलिए रिलेट कर सकता हूँ बिकॉज आई हैव बीन लिविंग देयर। तो ये जो इतनी लंबी सड़क है वो भुट्टो कॉलोनी से होते हुए और वो सारी, तो वहाँ पे कोई इस तरह का ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी कोई इतना बेहतर है ही नहीं। अच्छा, जैसे अभी मैं रिपोर्ट में भी देख रही थी कि ख़वातीन ये कह रही थी कि हमें बहुत आसानी होती है चीज़ें मंगवाने में, कुछ भी। ये किस तरह से आप मैनेज किस तरह से करते हैं? लाइक क्या कि ख़वातीन वो ग्रुप में मैसेज करती हैं, मैनेज कैसे होता है, प्लीज़ बताइएगा। देखें, सिस्टम ऐसा है इसका कि अगर कोई वापस भी आ रहा है कहीं से भी, कोई आए चंडीगढ़ रोड पे, कोई गुलशन में काम कर रहा है, कोई कहीं भी काम कर रहा है, अब ख़वातीन बैठी हैं वहाँ पे, उनको कोई ऐसी चीज़ मंगानी जो कि उस रूट से लेता हुआ आ जाए। जैसे किसी का अगर कोई रिश्तेदार रह रहे हैं तो उन्होंने कुछ बनाया है तो या कुछ भी, तो वो उससे पोस्ट करती हैं, वो बंदा देखता है कि यार ये मेरे रूट में आ सकता है ये वाला एरिया, तो वो उसको लेते हुए आता है, उनसे जो है डिलीवरी चार्जेस ले लेता है। ओके, तो ये ग्रुप बना हुआ है? जी, ये ग्रुप। कितने मेंबर्स हैं इस ग्रुप में? देखें, व्हाट्सएप का पॉलिसी होता है कि 256 मेंबर्स होते हैं एक ग्रुप में, तो ये दूसरा का भी हाफ ऑलमोस्ट हो चुका है। ये ज़बरदस्त, तो 2 ग्रुप्स चलाने पड़ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि साथ जो हैं वो साथ आप ट्रांसपोर्ट के इशूज़ हैं वो भी कवर करते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आने वाले दिनों में ऑब्वियसली इतना पेट्रोल हाइक हो चुका है, दुबई में हमने देखा कि वहाँ पे इस तरह का होता है कि अगर कोई दफातर जा रहा है तो वो पुल इन कर लेते हैं। पाकिस्तान में भी ये चीज़ शुरू हो रही है, तो ये पहला मुझे लगता है नहीं होगा, आगे भी इस तरह के बहुत सारे मिनी प्रोजेक्ट्स आने लगे हैं, आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि ये पुल अप का तो एक बड़ा पुराना आइडिया है, और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं यहाँ पर लोग पुल अप करते हैं ताकि जो उनका फ्यूल चार्जेस है वो डेली बेसिस पर कम हो जाए। पर जिस तरह के हमारे यहाँ ख़ास तौर पे कराची में इस वक्त हालात हैं, लोग चाहते हैं कि वो कुछ इनकम भी करें ना, कुछ पैसे बनाएं सैलरी के अलावा। तो जो ये हुज़ैफा का आइडिया है, आप बिलीव करें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक अच्छी हैवी अमाउंट महीने की बना रहे हैं, और जिनमें ख़वातीन की सबसे इसमें जो खुशाइन बात है वो उस सोसाइटी की जो ख़वातीन है जिनके पास करने का कुछ नहीं था, और उनको एक रिग्रेट था कि हम अपने हस्बैंड की अपने घर पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते। तो मेरी जब बात हुई, आपने रिपोर्ट में भी देखा होगा, एक लेडी थी, वो कोई 9-10 हज़ार रुपये महीने की बात कर रही थी, जो कि एक अच्छी हैंडसम अमाउंट है। तो ये बड़ा इससे अच्छा फ़र्क पड़ा है। ट्रांसपोर्ट के इशूज़ आपको पता है ना, कराची में ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है। अब एक ऐसे रिमोट एरिया से अगर किसी को एयर कंडीशन और नीट एंड क्लीन सीट बाय सीट सवारी मिले, और वो भी 200 रुपये में,
200 रुपए में, जबकि वहाँ का जो रिक्शा वाला है वो भी अगर बहुत पैसा लेता है, बहुत पैसा मत लेता करो। है। अच्छा साथ मुझे ये बताएं कि इससे जैसे कि फैसल ने भी कहा ना कि एक नया ट्रेंड अब शुरू हो रहा है, इससे फ़ायदा कितना होगा? पेट्रोल ज़ाहिर भी मुझे लगता है शायद फुल स्टॉप लगा नहीं है हमारी जो बढ़ रहे हैं प्राइस, इससे फ़ायदा आप कितना देख रहे हैं? इससे दो फायदे जो बुनियादी तौर पे नज़र आते हैं ना, एक तो यह है कि आपके जो शहर का सड़कों का ट्रैफिक है ना, उसमें बड़ा असर पड़ेगा, और जो कि पड़ा भी है। बहुत सारे लोगों ने अब पुल अप करना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने अपना डेली का फ्यूल बचाने के चक्कर में, और कुछ लोगों ने हुज़ैफा के आइडिया पे अमल करते हुए एक्स्ट्रा इनकम के चक्कर में। अब रीज़न कोई भी हो, पर ट्रैफिक का दबाव में एक वाज़े कमी आई है, जो कि ऑब्वियसली आपकी पोल्यूशन में भी कमी का सबब बनती है। वक्त बचाता है, आपका वक्त बचाता है। शारा फैसल जैसे बिजी जो शारा है, इस पे भी अब जो पीक आवर्स हैं लाइक 5 to 8 PM, उसमें भी आपको एक वाज़े कमी नज़र आएगी, वरना ये बम्पर टू बम्पर चलते थे और लोग पैसे भी बना रहे हैं। तो एक अच्छा तरीका है। आपको पता है कि इस वक्त कोई बंदा डिलीवरी कर रहा है, कोई दीगर राइडिंग कर रहा है कि किसी तरीके से 2 पैसे बना ले, तो ये एक बड़ा अच्छा कराची जैसे शहर में जहाँ पे कोनों खुदरों से भी बात आबादी की आगे बढ़ चुकी है, ठीक है, नॉर्दर्न बाईपास पे सोसाइटीज़ बन रही हैं और इधर उधर सोसाइटीज़ बन रही हैं, तो ज़फ़ा इस तरीके की जो अब इतनी दूर दराज सोसाइटीज़ बन जाती हैं, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। आने वाले दिनों में आप मज़ीद इस तरह की चीज़ें देखते हैं, और आप इसको मज़ीद किस तरीके से अपने लिए भी फ़ायदेमंद बनाने का सोच रहे हैं और लोगों के लिए भी, मज़ीद इसमें क्या थॉट्स आपकी है? अच्छा, इसमें ऐसा है कि ये सिर्फ अब सोसाइटी तक की चीज़ नहीं है, क्योंकि जब ये इस पे इम्प्लीमेंटेशन हुई इस प्रोग्राम में, तो और भी चीज़ें नज़र आती गई। जैसे कोई खातून जैसे कोई लाहौर ट्रैवल किया उन्होंने, और उन्होंने वहाँ की कोई मशहूर चीज़ें पोस्ट कर दी कि मैं ये लेकर आ सकती हूँ, तो उन्होंने जो है वो लोगों ने ऑर्डर्स देना शुरू कर दिए, ये एक ट्रांजैक्शन शुरू हो गई। फिर इसके बाद से अभी रिसेंटली एक साहब UAE गए हैं, उन्होंने पोस्ट डाला अगर UAE से कुछ चाहिए तो मैं नया नाज़बाद के लिए कुछ ना कुछ लेकर आ सकता हूँ कि कितने तो वो इस तरीके से अब ये और मतलब एवेन्यूज़ खुलते जा रहे हैं। ज़बरदस्त। पहले तो हम सिर्फ पूल कार से शुरू हुए, फिर हमने ये नोट किया कि यहाँ पे जैसे मुख्तलिफ जो खाने की सर्विसेज हैं वो भी नया नाज़बाद में अभी इस वक्त नई प्रेजेंट हैं। तो लोगों को चाहिए होता है, कोई भी रात को 12 बजे 1 बजे भी कोई पोस्ट डाल देता है, तो कोई आ रहा होता है तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं लेके आ जाता हूँ आपके लिए जो भी है, और मैं इतने चार्जेस लूँगा 100 रुपये 150 रुपये। तो उसको 300 मेंबर्स हैं तकरीबन, तो अब वो पोस्ट डाल रहा है तो उसको ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आते जा रहे हैं, ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आते जा रहे हैं, तो वो उसको डिलीवर करता है और उसके भी बन जाते हैं अच्छे खासे। क्योंकि ये रात वाली मंचिंग ना मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान में सब पाकिस्तानियों को होती है, 12 बजे के बाद भूख लग जाती है। अच्छा हुज़ैफा मुझे ये बताएं कि हमने रिपोर्ट में भी देखा कि इसमें डेटा आपने लोगों का इकट्ठा किया, ये आपने कैसे किया? लाइक अगर कोई चाहता है कि मैं हुज़ैफा की तरह काम करूँ तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? देखिए अब इसमें यह है कि जब मैंने ये शुरू किया तो व्हाट्सएप का लिंक होता है, व्हाट्सएप का लिंक जो है मिसयूज़ कर दिया किसी ने, तो वो बेधड़क मतलब लोग आना शुरू हो गए। फिर मैंने लोगों से एक बंदे से मैंने पूछा कि आप कौन हो। अच्छा। एक बंदे से मैंने पूछा, उनसे 156 मेरे याद है कि पहले दिन ही 156 हो गए थे, तो मैंने लिंक रिवाइज़ किया ताकि लिंक फ्लोट ना हो। मैं लोगों से पूछूँ कि कौन है, उसमें से मुझे 4 लोग ऐसे उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे रहते ही नहीं हैं। तो अब मैंने जब उनसे कहा कि आप यहाँ नहीं रहते तो आपका तो ये तो नया नाज़बाद के लिए, तो आप ग्रुप लीव कर दें। तो उन्होंने जब ग्रुप लीव किया फिर मेरे क्लिक हुआ कि यार ये चीज़ सिर्फ अभी जो है नया नाज़बाद के लोगों के लिए, क्योंकि कोई कार पुलिंग कर रहा है, कोई अगर वो सोसाइटी के अंदर है, तो फिर मैंने लोगों का डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। मैंने उनके नाम पूछना शुरू किया, उनके नंबर, मैंने अपने सिस्टम में पूरी शीट बनाई हुई है जिसमें उनका वो कौन से ब्लॉक में रहते हैं, उनका घर का नंबर क्या है, और रेफरेंस दें कि आप ग्रुप में किसको जानते हैं। ये भी बहुत से लोग जिनसे मुझे शक होता है कि यार ये कुछ सही नहीं जवाब दे रहा, तो मैं उससे पूछता हूँ कि आप रेफरेंस दें कि आप इस ग्रुप में से किसको जानते हैं। हाँ। ताकि फिर मैं वो एक्सेल पे अपडेट कर दूँ अपने कि यार ये बंदा इसको जानता है और ये रेफरेंस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एफिशिएंसी जो इस ग्रुप की जो है वो सेफ है इस वक्त, अच्छी खासी सही है। अच्छा सर, जैसे ये बात भी करें ना कि सेफ़ और सिक्योर, ये हमारा सबसे पहला वो होता है, क्योंकि बींगा खातून अगर मैं सोचूं कि यार मुझे नया नाज़माबाद से शारा फैसल पहना तो आया जिस गाड़ी में मैं बैठी हूँ वो महफूज है या नहीं,
तो मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा मैसेज हमारे लोगों को जा रहा है। और डू यू रियली थिंक कि अब लोग इस तरह से अब आगे आगे काम करना शुरू हो गए हैं, या आपके पास अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट है कि जी हुज़ैफा ने ऐसा किया, साथ देखिए मैंने भी अब ये काम शुरू कर दिया है? बिल्कुल ऐसा है, बहुत सारे एरियाज़ में लोगों ने जो है वो सोचना शुरू किया है। मुझे पर्सनली बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया आपने सोचना शुरू किया? जी हाँ। आप मुझे तो पूछें, इधर सोचना शुरू किया, नहीं सोचना शुरू भाई साइड की इनकम ज़रूरी होती है ना। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जब ये कुछ पेट्रोल की कीमतों में कुछ देखने में आई, जब इजाफा देखने में आया, तो हमने देखा कि सोशल मीडिया पे लोगों ने बड़े जज्बात का इजहार किया कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाऊंगा और ऐसा करूंगा, पर वो ग्राउंड रियलिटी नहीं थी। प्रैक्टिकली एक दो दिन हो सकता है, वो ज़्यादा लंबे अरसे नजर नहीं आया। अच्छा, फिर उसमें सबसे बड़ा मसला ये था कि आप किसी को जानते नहीं, आप किसी को ऐसे कैसे अपनी गाड़ी में बैठाएं। हुज़ैफा का जो आइडिया है, इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हर चीज़ वेरीफाइड है, हर बंदा दूसरे को जानता है, अगर नहीं भी जानता तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ग्रुप पर है, तो वो कोई मिसहैप नहीं कर सकता, किसी तरह का ब्लंडर नहीं कर सकता। बड़े आराम से मैंने वहाँ पर देखा, जब मैं रिपोर्ट बनाने गया था, कवर करने गया था, जो ख़वातीन थी बहुत फ्रीली वो किसी की भी गाड़ी में, जो जिसने भी पोस्ट कर दी कि मैं आपको लेके चल सकता हूँ, वो चली जाती, क्योंकि उस लेडी के पास सारा डेटा है कि ये जो बंदा है, इसका नाम क्या है, इसकी गाड़ी नंबर क्या है, ये कौन से ब्लॉक में रहता है। और पता है बात क्या है, ये शहर कराची ना, इसका जो मसाइल का बहुत बड़ा हल हो सकता है, इसको कहा जाता है कम्युनिटी सर्विसिंग। तो रादर देन कि आप एक दिन उठें और बोलें कि आज से मैं सब चेंज कर दूंगा, आप ये देखिए कि आपकी अपनी लोकेलिटी, आपकी अपनी गली, आपके अपने मोहल्ले, आपकी अपनी सोसाइटी में क्या इशू है, आप अपनी गली मोहल्ले को ठीक करना शुरू करें। आज इस एक बंदे ने किया है, कल दीगर बंदे शुरू करेंगे, इस तरह कम्युनिटी ठीक होना शुरू होगी, शहर भी ठीक होना शुरू होगा। एग्जैक्टली। और जब हम बात करते हैं ना अपनी जिम्मेदारी की, तो ये इसको अपनी जिम्मेदारी समझ के करें, बस ब्लेम प्लीज ये ना करें कि ये चीज़ बढ़ गई, वो चीज़ बढ़ गई। आप क्या करें ज़रा ये सोचें। बेहद शुक्रिया साद आपका, हुज़ैफा आपका भी बेहद शुक्रिया। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। तो जनाब, तनख्वाहें कम हैं, ख़र्चा ज़्यादा है, हर शख्स परेशान है और हर शख्स ज़हनी दबाव का शिकार है। ख़र्चा कैसे पूरा करें, घर का बजट कैसे मैनेज करें, और स्पेशली ये कि आप आजकल हम देख रहे हैं कि हर कोई चिड़चिड़ा होता जा रहा है। सो इस चीज़ से कैसे बचा जाए, ये जो एक ज़हनी दबाव है, एक डिप्रेशन वाला माहौल है, इससे कैसे निकलना है। तहमीना खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे नफ्सियात है, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम तहमीना, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अच्छा, ये जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है ना, मैं ये चाहती हूँ कि हर शख्स के चेहरे पे ये मुस्कुराहट हो, लेकिन आज के दौर में बड़ा मुश्किल है। यकीनन आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि हर कोई ना चिड़चिड़ा नज़र आता है, हमें एक डिप्रेशन का शिकार नज़र आता है। क्या वजह लगती है आपको इसकी? थैंक यू सो मच महक। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें अगर देखा जाए तो साइकोलॉजिकली, इमोशनली, सोशली, तो हम लोग बहुत ज़्यादा वक्त के साथ साथ ओवरबर्डन होते जा रहे हैं। इमोशनली नो डाउट हम लोग बहैसियत कौम बहुत जज्बाती कौम है, ठीक है, हर चीज़ में हमारे जज्बात बहुत जल्दी जाग जाते हैं। तो जज्बात का होना इज़ वेरी पॉजिटिव, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि जो मेरे ये इमोशंस हैं वो क्या हैं। आपने भी एक बहुत अच्छी बात की कि हमें काबू कैसे करना चाहिए अपने जज्बात को। तो काबू तो जब होगा जब मैं आइडेंटिफाई करूँगी कि मेरे वो कौन सा ऐसा इमोशन है जो मुझे ट्रिगर कर जाता है, ठीक है। हैप्पी एंड सैड, आज तक हमें यही नहीं पता कि हम हैप्पी होते हैं कि हम एक्साइटेड होते हैं जब कोई ऐसा इवेंट होता है। तो हाँ, अगर ऑपोजिट टाइम पे हम देखा जाए कि हमारे पास अगर क्रिकेट टीम आती है तो हम ग्राउंड में हम हैप्पी होते हैं कि हम एक्साइटेड होते हैं। तो हमने वो चीज़ सीखी कि हम एक्साइटेड होते हैं एक्चुअली। एक टाइम ये भी था कि कोविड-19 जब आया था और मैं फ्रंट लाइन पे थी, और जब मुझे ऑनलाइन कॉल्स आती थी तो पैनिक अटैक्स के साथ बहुत ज़्यादा लोग होते थे कि क्या हम मर जाएंगे, क्या हम कल तक ज़िंदा रहेंगे। तो क्या बहैसियत कौम हमने फ़ाइट नहीं किया, ठीक है ना फैसल, हमने उन चीज़ों को सीखा। मौत का खौफ, हम उस एक मौत के खौफ से निकल आए। अब यहाँ पे रहा मुआशी बहरान जो इक्वल सबके लिए है, हम सबके लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, आना आपके लिए भी घर चलाना उतना ही मुश्किल होगा जितना मेरे लिए भी है। एक आम आदमी या एक आम पर्सन सोचता क्या है, एक्चुअली हम ये नहीं सोच सकते कि मैं 1 लाख कमाता हूँ तो मैं 90,000 बचा सकता हूँ, ऐसा नहीं होता ना। तो ये है अनरियलिस्टिक सी अप्रोच। हम जो प्रॉब्लम में ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं डिप्रेशन तक, एक्चुअली डिप्रेशन एक इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले तो हम ट्रिगर हो जाते हैं ना, घर कैसे चलाऊंगा, क्योंकि कैप्टन ऑफ द शिप मैं हूँ या आप हैं, तो नो डाउट हमें एंजाइटी भी होगी। अब एंजाइटी भी 2 टाइप्स होती है या 2 टाइप की होती है, एक होती है नेगेटिव, एक होती है पॉजिटिव।
पॉजिटिव एंजाइटी क्या है, मैं सुबह जाऊँगा, मेरी गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं है, आप चेक करते हो, ठीक है, सामान टीवी तक मैं पहुंच जाऊंगा, इतना है मेरे पास, ठीक है। अब आप कहते हो कि नहीं यार बीच में ही गाड़ी रुक सकती है, तो आप उसका बंदोबस्त रात को ही कर लोगे। अब ये एंजाइटी आपकी हेल्दी है या नेगेटिव है? हेल्दी है, ठीक है। बट अनहेल्दी क्या होगी कि आप सारी रात इसी में गुजार दें, लेकिन आप कुछ करें नहीं, सुबह पेट्रोल ही नहीं है, आपने उसके लिए कोई ओवरकम सिस्टम नहीं देखा, एक सपोर्ट सिस्टम नहीं बनाया। फाइनेंस एक अलग चीज़ है, देखिए फाइनेंस बहुत बाद में आता है, मेरे घर के बाद। मेरे साथ जो एक सिस्टम चल रहा है ना, मेरा सपोर्ट सिस्टम चल रहा है। हम सबको इस वक्त ये ज़रूरत है, अभी हम निकले कोविड-19 से, तो आप देखें इन द वर्ल्ड पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस हमारी तरफ से आया। तो हैसियत कौम हम लोग माशाल्लाह से बहुत अच्छे अडेप्टिव बिहेवियर्स हैं हमारे, कि हम लोग सीख जाते हैं। हमें अपना जो है डायरेक्शंस में कहती हूँ कि हम चेंज नहीं कर सकते, हम एक्सेप्ट करेंगे। बारिश क्यों हो गई, मुझे तो ऑफिस जाना था, तो क्यों से लड़ाई हो जाती है? तो बारिश क्या है, मेरे कंट्रोल में नहीं और है। बारिश क्यों नहीं हो रही, ये भी मेरे कंट्रोल लड़ाई होती है। तो जो अनरियलिस्टिक सी जो अप्रोच रखने वाले जो लोग होते हैं, वो ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं। आपने भी मुझसे अभी स्टार्ट लिया था कि आपकी जो चेहरे पे मुस्कुराहट है, मैं चाहती हूँ सब इस तरह से मुस्कुराहट में शामिल हो जाए। तो ये मुस्कुराहट के बैक ऑफ द माइंड क्या है, आपके अनकॉन्शियस में प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें होनी चाहिए। हम सब में हैं एक्चुअली, हम यूज़ नहीं करते। मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स होते हैं, हम वही यूज़ करते हैं जिसमें मेरी ज़रूरत है, दिमाग नहीं इस्तेमाल करते, ठीक है। तो दिमाग में बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लेकिन हम उस डायरेक्शंस की तरफ कभी गए नहीं। तहमीना, अब सिचुएशन ये है कि हमारी क्या कैपेसिटी है, हम एक इंसान कितना ज़्यादा बर्डन बर्दाश्त कर सकता है। क्योंकि देखें, यकीनन इस कौम ने कोरोना को फ़ाइट किया, फिर हमने अभी महंगाई आती गई उसको फ़ाइट किया, लेकिन एक चीज़ नहीं है ना, एक के बाद एक। अब सबसे बड़ा आजकल जो इशू है वो बिजली है। yes. और ना दिन को चैन ना रात को चैन, ठीक है जी। अब एक बंदा जैसे सुबह जाना है और वो रात भर जाग रहा है, मैं अब उठूँ, अब जनरेटर बंद करूँ और अब जनरेटर खोलूँ, अब जनरेटर बंद करूँ, अब जनरेटर खोलूँ। कितना ज़्यादा साइकोलॉजिकल या साइकाट्रिक बर्डन एक इंसान बर्दाश्त कर सकता है? गुड पॉइंट। बेसिक नीड्स, हमारी बेसिक नीड्स में क्या है, स्लीप, ठीक है। हमारा ये फूड के बाद नींद पूरी नहीं होगी तो हम चिड़चिड़े रहेंगे। ये क्या है, ये हमारा नेचुरल एक राइट है ना, हम इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। आपको पता है जैसे हम भूख कम और ज़्यादा कर सकते हैं, रमज़ान में हम क्या करते हैं, हम एक सीखते हैं, ठीक है। हमारी एक प्रैक्टिस थ्रू आउट चलती रहती है, एवरी मंथ, एवरी वीक, ठीक है। अब थोड़ा सा ये हो गया कि हम अब एवरी आवर अपने आप को कोप कर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि हमारी इंटेंसिटी कितनी है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, डे बाय डे कुछ ना कुछ आ रहा है। हम सुबह उठते हैं तो पेट्रोल के प्राइसेस देखते हैं, हम सुबह उठते हैं तो हम बिजली के प्राइसेस देख रहे हैं, और बिजली भी नहीं है, महंगी है। अच्छा, गुस्सा इस बात का होता है कि चलो महंगी हो गई, लेकिन हमें प्रोवाइड तो की जाए। अब ये वाले जो इमोशंस हैं हमारे क्या हो गए, ये हमारे अनहेल्दी इमोशंस है जो 24/7 हमारे साथ चल रहे हैं। तो क्या हम इरिटेट नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो हमें थोड़ा सा स्पेस सेल्फ को भी देनी चाहिए कि अगर मैं इरिटेट हो रहा हूँ, या मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, या महंगाई मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है ना, इन सारी चीज़ों की हमने एक चेकलिस्ट बनानी है, ठीक है। मेरी वर्थ क्या है एक्चुअली, बताए कोई भी एक प्रॉब्लम आती है, हम उस प्रॉब्लम से बहुत सारी चीज़ें गेन करते हैं। पेन इज़ गेन। तो पेन हम जब लेते हैं ना, मैं ये नहीं कह रही कि मैं सुबह उठूंगी, रात भर में सोऊंगी नहीं, सुबह उठूंगी तो सब कुछ सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। मीन्स के कबूतर आंखें बिजली उसको देख बिल्ली को देख कबूतर आंखें बंद कर लेता है। तो क्या आपको लगता है हमारी आंखें बंद कर लेने से बिल्ली भाग जाएगी या खौफ भाग जाएगा? ऐसा नहीं होने वाला है। हमें कुछ चीज़ों को क्रिटिकली सेल्फ एवल्यूशन की तरफ लेके जाना चाहिए कि मेरा कितना स्टैमिना है, ठीक हो गया। अब इस स्टैमिना को भी फ्रीक्वेंसी है कि ठीक है, मुझे दिन में कितनी दफ़ा मैं चिड़चिड़ा हो सकता हूँ, ठीक है। आपने अपनी सेल्फ को भी एक्सेप्ट करना है, ठीक है। इसके अगेंस्ट जब हम जाएंगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाता है। देखिए, हेल्दी स्ट्रेस है, वर्क स्ट्रेस होता है हमारा, हमें वर्क लोड लेना पड़ता है, तो हमें अपनी परफॉर्मेंस बेटर बनानी पड़ती है। लेकिन वर्क लोड में लेती रहूँ, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही, तो ये क्या है, अनहेल्दी में जा रहा है। फिर हमें अपने आप को रिकरेक्ट करना पड़ता है एक्चुअली, इससे पहले कि आपका बॉस आपको बताए कि यार तुम तो ब्लास्ट कर रहे हो आजकल, ठीक है, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, क्या हुआ, नींद पूरी। अब अगर उसका क्वेश्चन ये होगा तो आपको और गुस्सा आएगा कि आपके कराची से बाहर रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें बहुत
रियलिस्टिक वे में है, द रिफ्लेक्शन ऑफ द अदर्स बिहेवियर। अच्छा तहमीना, मैं एक मिसाल देना चाह रही हूँ। जैसे मेरी फैमिली में मेरी बहन आजकल बहुत चिड़चिड़ी है या मेरे हस्बैंड आजकल बहुत चिड़चिड़े हैं, तो आई थिंक ये मेरी भी जिम्मेदारी कि मैं समझूं कि वो डिप्रेशन का शिकार क्यों है, चिड़चिड़े क्यों हैं। तो बहैसियत इंसान आपको समझना चाहिए कि आया आप कहीं काम कर रहे हैं, घर में हैं, तो उस साथ वाली पर्सनैलिटी क्यों चिड़चिड़ाहट का शिकार है, बजाय इसके कि आप ताने देना शुरू कर दें या उससे और लाउड होकर बात करें, ये उसको मज़ीद डिप्रेशन में लेके जाता है। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ही ऐसा है। एक्चुअली हमारा जब एक ट्रीटमेंट प्लान होता है या मैनेजमेंट प्लान होता है, उसमें फैमिली सपोर्ट एक्चुअली मेडिसिन से ज़्यादा असर रखती है। और फैमिली सपोर्ट में देखें, आप कब तक सपोर्ट करोगे, आपकी भी तो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है ना, तो ये बोथ ऑफ साइड होता है। तो हम जब फैमिली ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हम नंबर ऑफ द पर्सन, जो फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, सबसे बात करते हैं, 1 by 1 भी करते हैं और साथ बिठा के भी करते हैं। उसमें आपने एक बहुत अच्छी बात की, हमारी डिफरेंट पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है। हो सकता है मुझे बहुत कोई चीज़ मैटर कर जाए, ट्रिगर कर जाए, आपको ना करे। अच्छा, जो चीज़ मुझे ट्रिगर कर सकती है समटाइम आपको भी कर सकती है। तो ये क्या है? अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। टॉन्टिंग तब आती है जब हमारे नेगेटिव इमोशंस हमेशा जाग रहे होते हैं और पॉजिटिव इमोशंस को हम मुंह नहीं लगाते। रीज़न इज़ दैट ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा फोकस नेगेटिविटी पे जा रहा है, उसके बिहेवियर पे जा रहा है। तो ड्यू टू रीजंस इन द सबकॉन्शियस में क्या चीज़ चल रही है, ऑल द टाइम बॉस की बातें, ऑल द टाइम फाइनेंस को डिस्कस, ऑल द टाइम बिजली। एक टाइम ऐसा होता था नानी अम्मी और दादी अम्मियों के ज़माने में, पंखा बंद कर दो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। देखा जाए तो हमने आंख खोली तब भी हमने ये चीज़ें देखी थी, ठीक है, लेकिन हमने कोप करना शुरू कर दिया था कि ऐसा होता है। अब जो डिज़ास्टर हमारे साथ जो हो रहा है डे बाय डे का, पहले होता था ईयरली बेस पे, सालों में हो रहा है, ठीक है, जून में बजट आएगा तो देखा जाएगा क्या होगा, हम लोग रेडी होते थे शायद। अब हम लोग जो है अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं, तो क्या आपके अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर्स नहीं आ सकते? वेरी नॉर्मल। तो स्पेस बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता, बाप बेटी का रिश्ता, बॉस, ज़्यादा बहन भाइयों में भी लड़ाइयाँ इसी वजह से होती हैं, बर्दाश्त नहीं करते, इन्वायरमेंट बन जाता है और उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमारे बिहेवियर्स आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से प्रोफेशनलिज्म की बात अगर हम बात करते हैं, अपने हम एज अ टीम सपोर्ट हमारा होता है। इमोशनल सपोर्ट के अलावा अगर हम देखते हैं अपने वर्क प्लेस में, हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। आपको पता होना चाहिए, ओहो आज तहमीना का मूड थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो ड्यू टू दैट रीजन आज चला लेते हैं, लेकिन कल नहीं होना चाहिए। कुछ तो होगा। हाँ, कुछ तो होगा, तो कुछ तो होगा। इसमें हम लोग ऑल द टाइम डिपेंडेंसी नहीं शो कर सकते, हमें इंडिपेंडेंट भी होना है, हमें सॉरी कहना और थैंक यू कहना भी आना चाहिए। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आप ओबे एक्सेप्ट कर रहे हैं सामने वाले का बिहेवियर भी, ठीक है, और टॉन्टिंग तक तो बात ही नहीं जाएगी। सही है, ठीक है तहमीना, बेहद शुक्रिया, वो हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। और आपको एक अच्छा लिसनर होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। आपके इर्द गिर्द अगर ऐसा माहौल है तो आप अपने अंदर इतना काबू रखें कि आप दूसरे को सुन भी पा रहे हैं और अपनी कुछ सुना भी पा रहे हैं। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब जरा क्रिकेट की बात करेंगे। कौमी टीम का दौरा श्रीलंका रवानगी से पहले कौमी टीम ने पिंडी में 7 रोज तक जमकर प्रैक्टिस की और अब श्रीलंका में तैयारियां की जा रही हैं। 18 रुकनी स्क्वाड में यासिर शाह की वापसी हुई है, जबकि सरफराज अहमद बतौर सेकंड विकेट कीपर स्क्वाड का हिस्सा हैं। श्रीलंका के मौजूदा हालात में क्रिकेट सीरीज खिलाड़ियों पर कितना असर डालेगी, कौमी स्क्वाड कितना मतवाजन है और स्पिनर का कितना अहम रोल होगा, बहुत सारे सवाल है फैसल। इस सब पे हम बात करते हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट और सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पहले तो बिलेटेड ईद मुबारक आपको भी और तमाम तर आपके देखने वालों को भी। सर, पाकिस्तान बमुकाबला श्रीलंका एक ऐसे वक्त में होने जा रही है कि जहाँ पे ये सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है बल्कि इट्स मोर देन द स्पोर्ट्स। श्रीलंका को इस वक्त जो ज़रूरत है, हमने अभी देखा भी, और मैं इसी से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। ऑस्ट्रेलिया को बड़ा वहाँ पे ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला क्योंकि उन्होंने इस मुश्किल हालात में, श्रीलंका के टर्मोइल वाले हालात में जाके क्रिकेट खेली है और पाकिस्तान भी अब यही करने जा रहा है। क्या कहेंगे? फैसल, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और महक आपको भी और आपकी पूरी टीम को खैर मुबारक। देखिए, मेरा काफी दफा श्रीलंका जाने का इत्तेफाक हुआ। श्रीलंका पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है। अगर वहाँ आप किसी से मिले और उनको बता दें कि आप पाकिस्तानी हैं तो वो 2-4 कदम आगे बढ़कर आपकी आवभगत करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छे पाकिस्तानियों के दोस्त हैं और बिल्कुल आपने सही कहा कि इस वक्त श्रीलंका में जो इकॉनमी की सूरत हाल है
यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये दौरा उनकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूस्ट देगा। इकोनॉमी का मैं लफ्ज इसलिए यूज कर रहा हूँ कि ये क्रिकेट सीरीज जो है इसमें सारे मामला डॉलर्स के होते हैं। जो ब्रॉडकास्टर्स पेमेंट करते हैं वो भी डॉलर्स में करते हैं और पाकिस्तान की टीम जाहिर है दुनिया की बड़ी टीमों में शुमार होती है, तो यकीनी तौर पर श्रीलंका की इकोनॉमी को कुछ ना कुछ बूस्ट मिलेगा। लेकिन बिल्कुल जब हमारे पर बुरा वक्त आया, बल्कि श्रीलंका की टीम को ही मार्च 2009 में जब हमला किया गया उन पर लाहौर में, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल दुनिया की कोई और टीम होती वो पाकिस्तान आती, लेकिन श्रीलंका ने जवाबी दौरा किया पाकिस्तान का। बल्कि जो वर्ल्ड 11 आई थी 2017 की बात थी, उसमें भी श्रीलंका के प्लेयर्स थे। तो बिल्कुल ये वो टाइम है जब पाकिस्तान को उनकी मदद करनी चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल उनके लिए खड़ा हुआ है। लेकिन ये सीरीज क्रिकेट से बहुत आगे बढ़कर है। उम्मीद ये है कि अब चूंकि हमने व्हाइट बॉल फॉर्मेट में तो अच्छा शो कर दिया है, लेकिन पिछली सीरीज जो हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेली होम ग्राउंड पर, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 1-0 हराया, तो पाकिस्तान से एक्सपेक्टेशन टेस्ट फॉर्मेट में फैसल महक बढ़ गई है इस सीरीज में। बिल्कुल। अच्छा भट्टी साहब, यासिर शाह की वापसी और सरफराज अहमद बतौर सेकंड विकेट कीपर स्क्वाड का हिस्सा है, इन दोनों डिसीजन को आप कैसा देखते हैं? देखिए, आपका जो दूसरा सवाल था पहले मैं उसका जवाब दे दूं। सरफराज अहमद, जाहिर मोहम्मद रिजवान इस वक्त दुनिया के टॉप के बैट्समैन है, पाकिस्तान के नंबर 1 विकेट कीपर बैटर है। उनका मुतबादिल तो पाकिस्तान के पास नंबर 1 पोजीशन के लिए नहीं है, लेकिन नंबर 2 पोजीशन पर सरफराज का भी मुतबादिल नहीं है। वेस्टइंडीज के खिलाफ जो मुल्तान में वनडे सीरीज हुई उसमें मोहम्मद हारिस को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ट्राई किया, क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने हारिस को मौका दिया, लेकिन हारिस तीनों मैचेस में ना चल सके। इसलिए आप देखें कि सरफराज अहमद दोबारा पाकिस्तान की टेस्ट टीम में आए, बल्कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस हुए उसमें भी सरफराज अहमद जो है उनको शामिल किया गया। हालांकि काफी अरसे से, तकरीबन 2 साल से जो चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम है वो कह रहे हैं कि हम नंबर 2 पोजीशन के लिए किसी यंग विकेट कीपर को ट्राई करें, लेकिन अभी भी सरफराज का नेबुल बदल नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के पास। यासिर शाह, बिल्कुल यासिर शाह के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। यासिर शाह ने वैसे तो 40 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान के लिए 235 विकेटें ली हुई है। पाकिस्तान की जो टेस्ट मैचेस की माजी की फतुहात है उनमें उनका मेन रोल रहा है, लेकिन यासिर ने आखिरी टेस्ट मैच तकरीबन 11 महीने पहले खेला था वेस्टइंडीज के खिलाफ। इन वेस्टइंडीज उसके बाद से ड्रॉप हो गए। फिर पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स थे उन्होंने साजिद खान को टीम में डाला। साजिद खान पिछले 7 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान टीम के मेंबर थे। अब देखिए ना, पाकिस्तान में क्या सिलेक्शन का क्राइटेरिया है कि साजिद खान 11 महीने 1 साल पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे। अब ना सिर्फ साजिद खान को टीम से ड्रॉप किया गया, बल्कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी उनको नजरअंदाज कर दिया गया है। मेरा ख्याल में यासिर के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट सीरीज है, क्योंकि एक नौजवान को बाहर करके, हालांकि दोनों अलग अलग टाइप के बॉलर है। यासिर ऑफ स्पिनर है, यासिर शाह राइट आर्म लेग स्पिनर है और साजिद खान ऑफ स्पिनर है, तो दोनों अलग किस्म के बॉलर हैं। लेकिन यासिर शाह का मकाम और मर्तबा जितना वर्ल्ड क्रिकेट में है, तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। उन्होंने कमबैक किया। किसी भी दुनिया के बड़े प्लेयर के लिए कमबैक करके टीम में वापस आना और परफॉर्म करना ये बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल में यासिर शाह के एक्सपेक्टेशन तो हमें बहुत है, लेकिन श्रीलंका की कंडीशन में जहाँ स्पिनर्स के लिए काफी मदद होती है, देखना ये कि यासिर शाह क्या तवक्कुआत पर पूरा उतर सकते हैं। क्योंकि यासिर ने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म जरूर किया, लेकिन उनका फिटनेस का भी इशू रहा है। फॉर्म तो उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में दिखाई है, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट जमीन आसमान का फर्क होता है। देखना है कि यासिर किस तरह का परफॉर्मेंस देते हैं इस सीरीज में। भट्टी साहब, हमने पाकिस्तान पे तो बहुत बात की, हम आगे इनकी बैटिंग की बात करते हैं, लेकिन आई वुड लाइक टू चिप इन विद द श्रीलंकन टीम। ओडीआईज में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वो बड़े तगड़े दिखाई दिए, लेकिन जो पहला टेस्ट रहा उसमें हार गए वो, और क्वाइट कन्विंसिंगली ऑस्ट्रेलिया ने उनको बीट किया। श्रीलंका की टेस्ट टीम को कैसे रेट कर रहे हैं? देखिए, श्रीलंका की टेस्ट टीम जिस तरह गोल्ड टेस्ट मैच 3 दिन में हारी है,
ये बड़ा हैरान कुन है कि सेकंड इनिंग्स में 113 रन पर आउट हो गई, लेकिन उनके पास भी देखें उनके जो मेन प्लेयर हैं इस टीम में जो थे, एंजेलो मैथ्यूज, इत्तेफाक से उनको कोविड हो गया, वो पूरा टेस्ट मैच नहीं खेल सके। अब उनके पास सीनियर्स रहे नहीं है, बड़ी यंग टीम है, लेकिन बड़ा एक्साइटेड टैलेंट है। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने वनडे फॉर्मेट में श्रीलंका को परफॉर्म करते हुए देखा, मेरे ख्याल में टेस्ट मैच में पाकिस्तान को थोड़ा सा एज हासिल है, खासतौर पर हमारे पास एक्सपीरियंस प्लेयर्स ज़्यादा है, लाइक बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इवन यासिर शाह, फिर शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग ले ले, हसन अली को ले ले, हारिस रऊफ को ले ले, तो मेरे ख्याल में श्रीलंका होम ग्राउंड पर ज़रूर खेल रहा है, लेकिन थोड़ा सा पाकिस्तान को एडवांटेज है। लेकिन पाकिस्तान को जहाँ डिसएडवांटेज है, पाकिस्तान, फैसल आप तो क्रिकेट माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, कि पाकिस्तान के जो बैट्समैन है वो या तो रिवर्स स्विंग पर फंसते हैं या स्पिनर्स पे फंसते हैं। तो देखना है कि श्रीलंका की कंडीशन में यहाँ पर स्पिन ट्रैक होते हैं और रिवर्स स्विंग भी काफ़ी फास्ट बॉलर्स को मिलती है, तो असल टेस्ट जो है वो पाकिस्तान के बैट्समैनों का है। लेकिन मेरे लिए इस सीरीज में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बाबर आजम की बैटिंग फॉर्म है। बाबर आजम वनडे में दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है, T20 रैंकिंग में नंबर 1 है, टेस्ट मैचेस में बाबर आजम चौथे नंबर पर है। तो श्रीलंका की ये सीरीज बाबर आजम के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी टीम का ज्यादातर बोझ अगर आप पिछले 2 साल से देख लें, बाबर आजम अपने कंधों पर उठा के चल रहे हैं। इवन जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी हम होम सीरीज आ रहे हैं, उसमें भी कराची टेस्ट मैच बाबर आजम ने अपनी बैटिंग से बचाया। तो मेरे ख्याल में मेरे लिए तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस इस सीरीज में मैटर करती है, और पाकिस्तान के जो करोड़ों शायकीन है, मेरे ख्याल में वो भी बाबर आजम की इस बैटिंग फॉर्म को श्रीलंका की कंडीशन में देखना चाह रहे होंगे। बिल्कुल भट्टी साहब, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि सऊद शकील, इनके बारे में आप क्या कमेंट करेंगे? इनको मौका मिलेगा लग रहा है आपको? एक्सपर्टीज क्या कह रही हैं आप? देखिए, मैं इस वक्त जो हमारी 11 है जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में हमने खिलाई थी, उसमें तो सऊद शकील का फिलहाल चांस कम नजर आ रहा है। लेकिन श्रीलंका की कंडीशन, चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, हफ्त वाला मौसम होता है, तो फिटनेस के प्रॉब्लम बार बार प्लेयर्स को हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में एक्साइटेड टैलेंट है, सऊद शकील को मौका मिलना चाहिए। जहां भी टीम मैनेजमेंट समझती है कि सऊद शकील को खिला ले, लेकिन सऊद शकील से भी ज्यादा एक डिजर्विंग प्लेयर जो पाकिस्तान टीम के साथ पिछले काफी अरसे से ट्रेवल कर रहे हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने काउंटी क्रिकेट में तो तीनों फॉर्मेट्स में धुआंधार परफॉर्मेंस दी है, वो है शान मसूद। तो मेरे ख्याल में सऊद के पास तो बहुत ज्यादा अभी टाइम है, यंग है, वैसे शान भी यंग है, लेकिन अगर टीम मैनेजमेंट थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचे तो शान मसूद ठीक है, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ओपनिंग स्लॉट पर फिट है, उनको इस वक्त चेंज करना मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर टीम मैनेजमेंट चाहती है, और रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी उसमें हमने थोड़ा सा फवाद आलम की बैटिंग फॉर्म को भी देखा, उसमें ऊंच नीच नहीं, तो कहीं अगर शान मसूद को मौका मिल जाए इस श्रीलंका की टेस्ट सीरीज में, तो ये मेरे ख्याल में एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अच्छा भट्टी साहब, क्योंकि आपने श्रीलंका के वो मैदान भी देखे हैं, आपने बड़ी क्रिकेट कवर की है श्रीलंका में, सिचुएशन आपको पता है, वहाँ का वेदर, वहाँ की पिच। अच्छा, ऐसे में बाबर, और मैं स्पेशली अगर बाबर की बात करूं, बाबर बहुत फ्री फ्लोइंग प्लेयर जो हैं वो हैं, जहां तक उनकी ड्राइव्स की बात है कि लाइक्स, मतलब हर बैट्समैन ही चाहता है कि बॉल जो है वो बल्ले पे आए। बाबर जैसी टेक्निक वाले बल्लेबाज को श्रीलंका की इन पिचेस पे और वेदर कंडीशंस के हवाले से अपनी टेक्निक में कुछ रद्दोबदल करने की ज़रूरत पड़ती है क्या? मेरा नहीं ख्याल फैसल, देखें वो होता है ना कि जो एक आपका स्टाइल है, ओवरनाइट तो अगर आप कंडीशंस के हिसाब से उसको चेंज कर लें तो उससे जाहिर है, वो कहते हैं ना कौवा चला हंस की चाल, तो वो फिर मसाइल पैदा हो सकते हैं। मेरे ख्याल में बाबर आजम जिस तरह खेल रहे हैं दुनिया में, चाहे वो वेस्ट इंडीज हो, पाकिस्तान हो, हमने उनको ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, इंग्लैंड में भी देखा, बाबर ने हर कंडीशन में हर किस्म की पिचेस में परफॉर्म किया है। मेरे ख्याल में बाबर आजम इस वक्त जिस टेम्परामेंट, जिस टेक्निक के साथ खेल रहे हैं, बाबर आजम को जितना कॉन्फिडेंस है, देखिए अब तो दुनिया में उनकी मिसाल दी जाती है, तो बाबर आजम को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। बाबर आजम, और वो रोल मॉडल तो है हमारी क्रिकेट के लिए, और आप देखिए कि क्या कमाल परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि
बच्चा बाबर आजम का फैन है। हमारी क्रिकेट में शाहिद आफरीदी के जाने के बाद सुपरस्टार्स नहीं थे। अब आप देखिए शाहिद आफरीदी भी हमारे नौजवानों के रोल मॉडल है। बाबर आजम भी अपनी बैटिंग से दुनिया भर को उन्होंने इस वक्त हैरान किया हुआ है। तो मेरा ख्याल में बाबर आजम की टेक्निक में किसी तब्दीली की जरूरत नहीं है। अच्छा, और पिछले हफ्ते कुछ ऐसी फुटेजेस भी आई थी कि यूके में खेलते हुए आपके जो हमारे रिजवान, उनका थोड़ा सा कोई कुछ मसला आया था, कुछ इंजरी हुई थी। आई होप ही इज़ फाइन। मेरा नहीं ख्याल, देखिए यूके में चूंकि इंग्लैंड में मौसम ठंडा होता है तो वहाँ पर चोट लगने के बाद थोड़ा तकलीफ का एहसास ज़्यादा होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना सीरियस किस्म की इंजरी है, बल्कि 2 दिन पहले जब मैं लास्ट टाइम चेक कर रहा था तो उस वक्त तो वो 100% फिट थे। ठीक है, हल्की फुल्की चोट उनको लगी होगी, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो करंट टेस्ट टीम है और यंग कप्तान है, यंग टीम है, ये जिस तरह परफॉर्म कर रही है, इस परफॉर्मेंस में मोहम्मद रिजवान को भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह बाबर आजम ने जो कराची टेस्ट मैच में एक कमाल इनिंग्स खेली थी, उसमें जहाँ पर बिल्कुल मैच को आखिर तक ड्रॉ पर लेकर गए थे, वो मोहम्मद रिजवान थे। तो मोहम्मद रिजवान भी पाकिस्तान टीम के इस वक्त बैकबोन है, तो हम मोहम्मद रिजवान को भी लूज करने के मुताबिक नहीं हो सकते इस स्टेज पर। ठीक है भट्टी साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे गुफ्तगू में। और भाई हम तो हमेशा हमारी यही दुआ होती है कि बस जहाँ पर भी हमारी क्रिकेट टीम खेलें बाबर जम के खेलें, क्योंकि बाबर से बड़ी उम्मीदें हमारी वाबस्ता हैं। खैर, अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अब ज़रा बात हो जाए आपकी हेल्थ के हवाले में। फिटनेस जो है बड़ा ज़रूरी आपका होता है कि अगर आप फिट रहें, अगर आप फ्रेश रहें, और जब आप फिट रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आप फ्रेश भी रहते हैं। अब यकीन करें कि वो ख़वातीन फैसल जो घर में होते हैं ना, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो टाइम निकालें, जिम जाएं या घर में कोई भी टाइम निकाल के इवन फॉर दैट सेक जो काहिल मर्द होते हैं उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है कि वो टाइम निकालें और जिम जाएं और ये सब। अच्छा जी, तो हमने आपकी आसानी के लिए किया ये है, एक सेगमेंट हमने रिकॉर्ड किया। फिटनेस ट्रेनर हमना ने हमें ज्वाइन किया था। हमने उनसे पूछा कि भाई चेयर पे बैठ के आप किस तरह से घर में रहते हुए एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो आपको दिखाते हैं जी। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो, आप बहुत ज़्यादा प्यारे लगें, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी होती है ना तो आपके चेहरे पे फ्रेशनेस होती है, तो बड़ा आसान सा तरीका है। वैसे मुश्किल भी एक्सरसाइज करना है ना, हाँ थोड़ा मुश्किल भी है एक्सरसाइज करना, और स्पेशली वो ख़वातीन जो कि घर में रहती है उनके लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। कहती है जी बच्चे हैं, खाना पकाना, ये करना वो करना, क्या करें हम? हाँ क्या करें? अब ये आज हम आपको बताएंगे क्या करें। हम नहीं बताएंगे, हमना बताएंगे। हमना हमारे साथ मौजूद है, हमना जो कि फिटनेस एक्सपर्ट है। हमना रहमान, हमदा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। एंड स्ट्रेट अवे यहीं से हम बात करते हैं। एक तो ये सबसे पहले इस मेंटल ब्लॉकेट को तोड़ें। बहुत सारी खवातीन कहती हैं कि जी बैठे रहते हैं हम और सारा किचन में बैठे हुए काम तो कर रहे हैं, इतना सारा इतना पसीना तो बाहर है, तो हम मूव क्यों करें? बिल्कुल। अच्छा, सो बेसिकली इफ़ यू टॉक अबाउट द वुमेन जो घर पे होती हैं, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर किसी चीज़ के लिए आप अपना माइंड यूज़ नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपना ब्रेन जो है मैं माइंड अपना ये इस बात के लिए वो कर लूँ कि मैं अभी काम कर रही हूँ, मैं अभी किचन का काम कर रही हूँ, तो आपका जो दिमाग है ना वो उसी तरीके से चल रहा है एंड इट्स नॉट इन्वॉल्विंग योर मसल्स। बट अगर मैं ये सोच के कर रही हूँ कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ और मैं अपनी माइंड पीस के लिए कर रही हूँ, या मैं अपने मसल्स को टारगेट कर रही हूँ, मैं या वेट लॉस कर रही हूँ, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम पूरा दिन काम करते रहते हैं, हम फिर भी मोटे हैं और हम फिर भी वी आर नॉट लूजिंग इनफ वेट। तो आई बिलीव योर माइंड एंड योर बॉडी जो है इट वर्क्स टुगेदर। सो अगर आप अपनी माइंड और बॉडी को इफ इट्स नॉट वर्किंग टुगेदर, सो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी पॉइंट ऑफ इट। क्योंकि अगर आपका माइंड ही इस बात के लिए रेडी नहीं है कि you're वर्किंग आउट, then you're not actually working out, you're just आप घर के काम कर रहे हो। सो एक ये चीज़ है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। बाकी मोस्टली क्योंकि आज का ख़वातीन ये होता है उनके पास टाइम नहीं होता, या तो मोस्टली वर्किंग होती हैं वुमेन और उनको फिर घर भी देखना होता है एंड देन चिल्ड्रन टू ऑब्वियसली, तो उनके पास टाइम नहीं होता है वर्कआउट करने का। और फिर जो ऑफिस गोइंग होती हैं, सो मोस्टली यही होता है कि वो घर पे होते हैं, आइदर दे सिटिंग ऑन द सोफ़ा, क्योंकि ऑब्वियसली जब रूटीन इतनी हेक्टिक हो जाती है तो दे डोंट फील लाइक वर्किंग आउट, दे जस्ट वांट लाइक फ्यू आवर्स ऑफ स्लीप। सो इसलिए आई थिंक दैट्स पर्सनली आई बिलीव कि आई हैव प्लान्ड लिटिल दिस वर्कआउट फॉर द लोअर बेली फैट।
क्योंकि since you know they are mostly on the chairs. And that's the worst thing. Yeah, that is definitely the worst thing, but because obviously, but what I prefer is like अगर आप like office भी जा रहे हैं तो अगर आपको जब भी कोई ब्रेक मिले तो you know you can take a 15 minutes walk. तो भी रियली बेनिफिशियल फॉर यू, योर माइंड आपका फ्रेश हो जाएगा, आपकी बॉडी जो है वो यू नो इट विल बी वो फ्रेश हो जाएगी एंड यू विल फील वेरी वेरी रिलैक्स एंड वेरी रिलीव्ड. क्या चीज़ें हैं जो कि ख़वातीन घर में बैठे कुर्सी पर बैठे बैठे कर सकती हैं? Okay, sure. So I'll tell you the workout. Yeah. So basically we're targeting the lower body only. So we are doing these basic crunches, but normally ground पे करे जाते हैं and leg raises ground पे flat करे जाते हैं. But since they're on the chair, so we are doing it here on the chair only. So okay, so first what you do is you lift your leg straight and then you bring it down slowly. And then again, once again, अच्छा इसमें हमें make sure करना है कि आपका back जो है it's completely straight. हम slouch नहीं कर रहे हैं यूँ करके या मेरा पाँव मैं ऐसे उठा के मोड़ नहीं रही हूँ. It's completely straight. So एक ये चीज़ का ख्याल रखना है and then you move straight up. अच्छा एक और चीज़ make sure करिएगा कि your chair जो है मेरी थोड़ी सी ऊपर हुई हुई है फ़िलहाल. So make sure कि आपकी chair जो है वो 90 degree angle. That's an L with your body, right? Yeah, exactly. So it's a 90 degree, which is making it with the floor. Right? So this is one thing you need to make sure. मेरी chair थोड़ी सी अभी ऊपर है, so that's why it's little you know inconvenient for me at the moment. So अब एक तो ये simple and then you bring your leg down. Same thing you'll do with this leg. You go up and then you bring it down here. अच्छा जब हम ऊपर लेके जाके and then you slowly bring it down. अच्छा similarly now you do that with both of your legs. One and then again down. Okay. And then again, now I can feel the pressure here on my lower belly. So आपकी obviously इसमें lower belly जो है वो target हो रही है. इसको difficult बनाने के लिए you can have a hold of 1 to 2 seconds. Exactly. हम ये भी कर सकते हैं. Okay. So again, once again, ऊपर करके and then you bring it down. एक ये है. And the third one is normal crunches. You do it here. Makes 1, hold it, and then you bring it back here. 2, hold. And then you bring back here, and you 3, hold, and you bring back down. Again, the same exercise. Okay, so the other exercise is you keep your body straight, and you bring your body up, down. अच्छा मैंने make sure करना है कि मेरे पाँव जो है वो ज़मीन पे touch नहीं हो रहे हैं. It is up in the air only. So you bring it up, and then down again. You bring it up, and down again. अच्छा इसमें मेरी जो बैक होगी वो थोड़ी सी इट इज गोना बी यू नो थोड़ा सा नीचे हो जाएगी बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन आई एम ब्रिंगिंग माय लेग्स अप सो दे नीड स्पेस टू बट लेकिन आप ऐसे रखो उसमें आर्च नहीं आएगा आपके बिल्कुल बैक आर्च नहीं आएगा स्ट्रेट रहेगी. सो स्लाउचिंग योर बैक का मतलब क्या होता है आपके बैक में कर्व आ रहा है लाइक दिस. बैकबोन मेरी कंप्लीटली स्ट्रेट है. अच्छा मोस्ट ऑफ द सॉरी टाइम ये भी होता है कि आपकी जो बैक जो है अगर स्ट्रेट नहीं होती है तो उसकी वजह से आपके बैक इश्यूज भी आ जाते हैं बहुत सारे बिकॉज ऑब्वियसली यू आर नॉट डूइंग द वर्कआउट प्रॉपरली. तो ये भी मेक श्योर करना पड़ता है इनिशियली व्हेन यू. अच्छा वन थिंग यू नीड टू मेक श्योर इज़ कि अगर आप प्रेफरेबली यू नो मेक श्योर कि अगर आपको कोई थोड़ा सा गाइड कर दे टू लुक आफ्टर दैट प्रॉब्ली योर यू नो आपका बैक जो है वो स्ट्रेट है, तो दैट वुड बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू. अच्छा ना मेरा एक सवाल है, अब जैसे वो ख़वातीन जो कि सी सेक्शन से गुजरी होती हैं वो ज़ाहिर सी पता है स्ट्रेट नहीं बैठ सकती, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है और फिर स्ट्रेट बैठ के ये एक्सरसाइज करना उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल होता है. और अगर हम बात करें लोअर एब्डोमिनल की तो उस पर फैट बड़ा आ जाता है आपका आफ्टर ऑपरेट, तो उनके लिए कौन सी एक्सरसाइज ऐसी होती है जो कि घर में आप कर सकते हैं क्योंकि वेट आप उठा नहीं सकते, ज़्यादा आप चल नहीं सकते, तो उनके लिए क्या एक्सरसाइज होगी? अच्छा बिकॉज सिंस दे हैव बीन थ्रू सी सेक्शन आई वुड प्रेफर देम कि वो ऐसी एक्सरसाइजेस ना करें जो कि उनके यू नो ऑपरेशन के लिए मुश्किल या उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़े बिकॉज देन इट कैन गेट वर्स बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिग डील, इट्स नॉट ईजी. So they shouldn't do such exercises and they should stay away unse. But what they can do is, since I teach yoga too, so they can you know preferably do yoga, do meditations. Exactly. So that would be really mind relaxing for them. उनके लिए हम ये कर सकते हैं कि वो mind relaxing होगी उनके लिए, that can uplift their mood. But especially for women who has been through you know C-sections, तो उनके लिए exercises ये नहीं है बिल्कुल एग्जैक्टली. अच्छा एक और चीज़ जैसे कि मैं और फैसल भी बात कर रहे थे. अच्छा हम करते ये हैं जी कि हम कहते हैं कि हम दिन में
आप 15 मिनट वॉक कर लेते हैं, हम 30 मिनट वॉक कर लेते हैं। आवाम के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि जो वॉक है ये एग्जैक्टली कितनी देर होनी चाहिए, और क्या ये वॉक आपका एक वॉक कॉम्बो बन सकता है, इसमें आप भाग भी रहे हैं 5 मिनट आप तेज़ी से वॉक कर रहे हैं, 5 मिनट आप हल्का हल्का चल रहे हैं, प्लीज़ ज़रा ये भी कार्डियोवैस्कुलरिटी को बढ़ाने वाली। सो बेसिकली अगर हम वॉक की बात करें तो वॉक आप या तो रात में भी कर सकते हो, प्रेफरेबली यू शुड डू इट इन द मॉर्निंग। इट्स वेरी प्रेफरेबल कि आप मॉर्निंग में करो, बिकॉज जब आप सुबह इफ़ यू आर वेकिंग अप एक सुबह लाइक 6 बजे, लाइक आई डू दैट टू, और आप यू आर गोइंग अराउंड पार्क में या प्रॉब्ली बीच पे हमारे जो सी व्यू पे, यू कैन गो देयर, दैट विल रियली हेल्प यू। अगर हम 20 मिनट या आधे घंटे के लिए वॉक भी कर लेना, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल, आपकी पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। दूसरी बात ये कि स्टेमिना को वो करने के लिए आप फर्स्ट यू स्टार्ट विथ लाइक फॉर एग्जांपल 5 मीटर, फिर आप स्लोली यू इंक्रीज़ योर अपनी वो डिस्टेंस इंक्रीज़ करते हो, स्लोली अपनी स्पीड इंक्रीज़ करते हो, अपनी पेस इंक्रीज़ करते हो। सो फॉर एग्जांपल अगर आप रन के लिए जा रहे हो तो आपने फॉर एग्जांपल मैंने 5 मिनट वॉक किया, फिर मैंने 5 मिनट जॉगिंग की, फिर मैंने 5 मिनट रन पे उस पर गए। So this is very beneficial. So this is how you're going to increase your stamina and increase your pace, and obviously with time आप ज़्यादा laps cover कर पाओगे. So this is one. अच्छा, और हमने ये भी ज़रा बताइएगा before wrapping up कि हम में से बहुत सारे लोग जिम जाते हैं और वो ट्रेडमिल्स पे आधा घंटा भागते हैं। बिल्कुल। लेकिन ट्रेडमिल पे आधा घंटा भागना और बाहर किसी पार्क में या फिर समंदर किनारे या फिर किसी सड़क पे 10 मिनट का भागना, कितना फ़र्क होता है? सी ऑब्वियसली फ़र्क तो होता है। एक तो फॉर श्योर लाइक अगर आप बाहर भाग रहे हो ना, आपको लगेगा पता नहीं आज आपने क्या कर लिया है, यू हैव प्रॉब्ली अचीव समथिंग रियली बिग। और ट्रेडमिल पे करना इज़ ऑब्वियसली इट्स आई वुडंट से इट्स ईजियर, बट ऑब्वियसली दैट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग योर बूस्टिंग योर स्टेमिना। बट बाहर आपको विंड प्रेशर लग रहा है, ग्रेविटी चेंज रही है, सो देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट आर प्रॉब्ली इंक्रीजिंग और बेसिकली अफेक्टिंग योर हार्ट रेट टू, and obviously as you said your pressure of the wind, the gravity, and that matters a lot too. जैसे कि ये जो स्क्वायर है, यहाँ पे आपने बैठे बैठे जो है ना कुर्सी पे बैठे बैठे कर दिया है। इसी स्क्वायर में अगर खड़े खड़े मैं आपसे कहूँ कि इतनी एरिया है, इसमें खड़े खड़े हम कौन सी चीज़ें एक्सरसाइज कर सकते हैं? इफ़ यू कैन। श्योर, ओके। सो सबसे पहले हमारे पास हैं लंजेस हैं। लंजेस हम कर सकते हैं front lunges and forward lunges and reverse lunges as well. Then we can do squats. Squats में बहुत सारी variations होती हैं, हर squats different होते हैं, their angle is different and everything is different. And then we can do deadlifts. Okay, deadlift is quite complicated because I'm sorry, if you're using weights, so that can really mess up your back. So that is आपको देख के करना चाहिए, या इनिशियली व्हेन यू आर डूइंग आप ज़्यादा हैवी वेट पे नहीं करो, या जस्ट फर्स्ट प्रैक्टिस अपनी फॉर्म ठीक करके। आई ऑलवेज से इवन व्हेन आई एम वर्किंग आउट या मैं अगर कहीं वर्कआउट भी करा रही होती हूँ ट्रेनिंग्स में भी, आई ऑलवेज से फर्स्ट फिक्स योर फॉर्म एंड देन मूव टू द वेट। सो हम ना अगर आप एक इमेजिनरी वेट लेके करेक्ट फॉर्म डेडलिफ्ट की क्या होनी चाहिए, अगर वो आप मुझे बताएं। ओके श्योर। ओके, सो ऑब्वियस मेक श्योर कि आपके जो पाँव हैं वो स्ट्रेट हैं। बैक अगेन, सी इफ आई एम स्लाउचिंग माई बैक, दिस इज़ नॉट समथिंग you're not doing a deadlift. बैक बिल्कुल स्ट्रेट होगी, आपकी स्ट्रेच्ड होगी बिल्कुल, एंड योर स्ट्रेट, आपकी जो नेक है इट्स स्ट्रेट, योर फेस is neutral, and then you slowly move down. अच्छा, now when you move down you'll feel the arch in your lower back. आपका lower back जो होगा थोड़ा सा arched हो जाएगा, and then you slowly move down. अच्छा, always make sure आपके जो पाँव हैं वो आपकी shoulder width length apart है. It's not wider than that or it's not very close. So my जितनी मेरी shoulder length है उतने ही मेरे पाँव, इतने ही ज़्यादा मेरी उनका distance है. And then you move down slowly. अच्छा, I need to make sure कि मेरे पाँव जो है ना वो यूँ नहीं जाएं. It shouldn't surpass my toes. टोस से आगे out ना हो. So then you move down slowly and then you slowly back up. एंड देन अगेन, अच्छा, क्योंकि आपके लोअर बैक पे प्रेशर पड़ता है इसीलिए आई वुड से कि डू नॉट यूज़ वेट्स अंटिल योर फॉर्म इज़ फिक्स्ड। सो प्लीज़ बैठें। तो आपने देख लिया होगा कि अगर आप इस तरह की एक्सरसाइज करें, कोई भी करें, फॉर्म बहुत ज़रूरी है, चाहे कुर्सी पे बैठ के करें या कुर्सी से खड़े होकर करें, जिम में करें, भागे दौड़ें, लेकिन आप
एक्टिवली करें उसको और बिल्कुल ऐसा ना करें जैसा मरीज है। थैंक यू सो मच अमना। चलें जी, अब ये बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है, घर बैठ के प्लीज कर लीजिएगा अगर आपको खौफ है कि आप मजीद मोटे ना हो जाएं या आप मोटे ऑलरेडी हैं। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।